हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सी सत्यरंजन स्वाई, आपका फ्रेंड, गाइडर एंड मेंटर इन टैक्सेशन पेपर, जो कि आपका इंटरमीडिएट में पेपर नंबर 4 होता है। तो ये जो पेपर नंबर 4, उसमें बहुत सारा बच्चे का दिक्कत होता है कि स्टूडेंट का दिक्कत यही होता है कि वो एग्जाम में उनका अच्छा मार्क नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मेन जो रीजन है, वो बोलते हैं कि एग्जाम में पेपर टॉप आया है। वो मेन जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है। जेन्युइन प्रॉब्लम है कि उनका रिवीजन कम होता है। ठीक है। तो रिवीजन कम होता है। एंड ये जो टैक्सेशन पेपर में हम दावा करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आ गए हैं तो आपको सत्यरंजन क्लास में अगर आप पहुंच गए हैं तो आपको 80 प्लस हम दावा करते हैं। एंड आपका जो नोटबुक हम जो प्रोवाइड किए हैं तो उसमें आप 80 प्लस लिख लीजिए, क्योंकि आपका जो टारगेट रहेगा 80 प्लस रहेगा। क्योंकि हमारा दावा यही रहेगा कि 80 प्लस रहेगा। अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो वहां पे आपका रैंक का टारगेट रहेगा। तो 80 प्लस टारगेट यहाँ पे रहेगा। तो ये 80 प्लस टारगेट कैसे पॉसिबल होगा, मैं आपको आगे इस क्लास में बता दूंगा। तो चलो थोड़ा इस पेपर के बारे में बता देते हैं। उसके बाद मैं आपको जो बेनिफिट हम प्रोवाइड करेंगे वो कोई भी इंडिया में नहीं प्रोवाइड करता है। एंड वो सब बेनिफिट, वो जेन्युइन बेनिफिट है, आपको वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो पहले हम इस टैक्सेशन पेपर के बारे में बता देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, क्योंकि ये जो टैक्सेशन पेपर है इसमें आपका पैटर्न कैसे रहेगा। तो ये जो पैटर्न रहेगा, 70 मार्क रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। 70 मार्क्स रहेगा, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, जो कि 5 मार्क या 10 मार्क या 14 मार्क का आता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन रहेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। उसके बाद जो 30 मार्क रहेगा, 30 मार्क रहेगा, वो आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ये आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसमें केस स्टडी भी आ सकता है। जो एमसीक्यू आएगा 30 मार्क्स का आएगा। तो हमारा जो मेन टारगेट रहेगा, ये जो 30 मार्क को हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये 30 से हमको 30 लाना है। आउट ऑफ 30 हमको 30 लाना है। इसमें अगर 30 हम ले पाएंगे, जरूर हम इसमें 30 लाएंगे, प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा। एंड ये जो 70 मार्क से हमको 50 प्लस आ जाएगा। ठीक है, 50 प्लस मार्क ये जो 70 मार्क से आ जाएगा। तो यहाँ पे 50 प्लस प्लस 30, तो ये 80 प्लस आ जाएगा आराम से आपका। ये जो टैक्सेशन पेपर में 80 प्लस एग्जाम में आ जाएगा। यह हमारा स्ट्रैटेजी रहेगा। उसके बाद ये जो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टैक्सेशन पेपर में आपका दो कैटेगरी है। टैक्सेशन पेपर में मेनली दो पार्ट है। अगर देखेंगे टैक्सेशन पेपर में दो पार्ट है, एक है इनकम टैक्स और एक है जीएसटी, जिसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो उसमें इनकम टैक्स है, मेजर जो पार्ट है वो है इनकम टैक्स, और एक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, जिसको हम जीएसटी बोलते हैं। तो जीएसटी उसमें है। एंड ये एग्जाम में कितना आएगा, ये जो इनकम टैक्स आपका 60 मार्क का आता है एग्जाम में, 60 मार्क्स का आता है। एंड ये जो जीएसटी 40 मार्क का आता है। एंड टोटल 100 मार्क है, प्लस एडिशनल जो भी आता है। बट ये जो 100 मार्क्स है, यहाँ पे 70 एंड 30 मार्क का रेशियो रहेगा फॉर एमसीक्यू एंड लॉन्ग टाइप के लिए। 70-30 मार्क का यहाँ पे रहेगा, जो रेशियो रहेगा एग्जाम में। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स अगर देखेंगे फाइनल लेवल में, ये जो इनकम टैक्स आपका फाइनल लेवल में 200 मार्क हो जाएगा। ठीक है, फाइनल लेवल में वो 200 मार्क हो जाएगा फाइनल लेवल में, क्योंकि ये जो इनकम टैक्स के ऊपर दो दो पेपर है फाइनल। तो 200 मार्क है। एक है आपका डायरेक्ट टैक्स, जिसको डीटी बोलते हैं, डीटी 100 मार्क है। और एक है इंटरनेशनल टैक्सेशन, इंटरनेशनल टैक्सेशन, जो कि रिलेटिव पेपर है। आपको फाइनल में इसका बहुत यूज है। तो ये इंटरनेशनल टैक्सेस जो है वो भी 100 मार्क का है। प्लस ये अगर जीएसटी देखेंगे तो फाइनल में ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है फाइनल में। एंड इसके ऊपर भी 100 मार्क का एक पेपर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। एंड ये 100 मार्क का एक पेपर है। तो इसलिए ये फाइनल लेवल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हम अभी क्या पढ़ेंगे, अभी इंटर लेवल पढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हम अभी छोटे हैं, इतना भी बड़े नहीं बने हैं। तो हम ये 60 मार्क का पार्ट पढ़ेंगे इनकम टैक्स का, एंड जीएसटी का 40 मार्क का पढ़ेंगे। तो 100 मार्क ओनली पढ़ेंगे। जब फाइनल हो जाओगे तो वहां पे आपके लिए 300 मार्क मिलेगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगा हमसे, यहाँ पे आपको आपको मिलेगा 2 बुक मिलेगा। ठीक है। अब बुक्स अगर देखेंगे 2 बुक्स मिलेगा,
2 बुक्स मिलेगा इनकम टैक्स में, आईटी मींस इनकम टैक्स में 2 बुक्स एंड जीएसटी में भी 2 बुक्स मिलेगा। तो इनकम टैक्स में 2 बुक्स, तो 2 बुक्स में क्या क्या है, तो 2 बुक्स में आपको 1 मिलेगा आपका मेन बुक या कॉम्पैक्ट बुक, मेन बुक मिलेगा, और एक मिलेगा, और एक बुक मिलेगा क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक मिलेगा। उसमें आपका हर क्वेश्चन कवर है, क्वेश्चन बैंक मिलेगा प्लस एमसीक्यू उसके साथ मिलेगा, क्वेश्चन बैंक प्लस एमसीक्यू उसके साथ मिलेगा आपका जो 2 बुक में। उसके बाद ये जो जीएसटी में भी आपको 2 बुक्स मिलेगा। 2 बुक्स में क्या क्या रहेगा, एक मेन बुक रहेगा, 2 बुक्स में आपका एक रहेगा मेन बुक, मेन बुक रहेगा एंड और एक रहेगा ये क्वेश्चन बैंक रहेगा विथ एमसीक्यू। एमसीक्यू में भी आपका कवर हो जाएगा, क्लासेस में ही बुक में कवर हो जाएगा एमसीक्यू विथ आंसर के साथ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे और क्या रहेगा, आपको यहाँ पे आपको 2 नोटबुक प्रोवाइड करेंगे हम, सत्यरंजन क्लासेस की तरफ से आपको 2 नोटबुक मिलेगा, 2 नोटबुक मिलेगा जिससे आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस करोगे एक जीएसटी या एक इनकम टैक्स के लिए। प्लस आपको एक पेन मिलेगा, ठीक है, एक पेन मिलेगा। ये जो सत्यरंजन क्लासेस से आपको टोटल 4 बुक्स मिलेगा एंड 2 नोटबुक मिलेगा मीन्स कॉपी मिलेगा एंड एक पेन मिलेगा सत्यरंजन क्लासेस से। एंड ये जो क्लासेस आपको प्रोवाइड होगा पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव, दोनों वर्जन में आपके पास ये प्रोवाइड तो हो गया होगा गूगल ड्राइव। एंड यहाँ पे और एक मैं जो इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे बताना था, ये जो इम्पोर्टेंट चीज है ये वाला इम्पोर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोगों को भी पता होगा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें, आप जितना बार हो सके उतना बार देख सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे सजेशन रहेगा कि आप एक बार में देख लीजिए एंड कोई भी यहाँ पे कुछ भी टाइम लिमिट नहीं रहेगा, उसके लिए आप चाहे तो 1 साल बाद भी देख सकते हैं। और जो मेन बात है यहाँ पे, मेन मुद्दा है, आपको अगर आपके दोस्त या आपको कोई भी रिलेटिव में अगर पता चलता है कि कोई भी फाइनेंशियली वीक है स्टूडेंट एंड उसको जेन्युइनली प्रॉब्लम है, तो उस सिचुएशन में आप उसको शेयर कर सकते हैं ये जो क्लासेस। मेरे तरफ से कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एम है बहुत सारा बच्चे इसको देखें एंड पास हो जाए, क्योंकि हमारा इंडिया में जितना ज्यादा पास करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हर बच्चे यहाँ पे मेहनत करता है, ये बात सही है, हर बच्चे यहाँ पे मेहनत करता है, बट उसका मेहनत का फल नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो गाइडेंस सही नहीं होता है, डिरेक्शन सही नहीं होता है। एंड उसके पास अगर ये पहुंच जाएगा तो वो जरूर एग्जाम में अच्छा मार्क सिक्योर करेगा। तो इसीलिए आपको अगर कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम लगता है कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव को, तो उसको आप शेयर कर सकते हैं ये क्लासेस। मेरे तरफ से कोई भी केस नहीं होगा आपके पास, आपके लिए, या कोई भी कॉपीराइट इशू में नहीं डालूंगा एंड आप शेयर कर सकते हैं अगर वो जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये रहेगा। एंड और क्या रहेगा, और यहाँ पे जो एडिशनल बेनिफिट मेरे तरफ से रहेगा वो मेन चीज है, मेरे तरफ से जो एडिशनल बेनिफिट रहेगा, मेरे तरफ से एडिशनल बेनिफिट आप अभी काउंट कर लीजिए। मेन जो प्रॉब्लम होता है बच्चे एग्जाम में सही से अटेंड नहीं कर पाते, क्यों, उनका रिवीजन उतना सही नहीं था एंड रिवीजन उतना तगड़ा नहीं था। हम मेन फोकस करेंगे रिवीजन के ऊपर, हम रिवीजन जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन करें, क्योंकि हमारा जो मेन फंडा है रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन करिए एंड हर एक कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में फाइंड ठीक होना चाहिए। एंड अगर कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरा डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा एंड आप 100 मार्क एग्जाम में अटेंड कर पाएंगे बिफोर 3 आवर के अंदर आपको 100 मार्क अटेंड कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेन बंदा रहेगा जो हमारा फंड है वो रहेगा रिवीजन। एंड आप सोचते होंगे कि हर कोई तो रिवीजन देता है, बट हम जो रिवीजन प्रोवाइड करेंगे ना कोई नहीं प्रोवाइड करता है, कोई भी नहीं। क्या रिवीजन प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, 8 टाइम्स रिवीजन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 8 टाइम्स रिवीजन प्रोवाइड करेंगे, 8 टाइम्स रिवीजन प्रोवाइड करेंगे मिनिमम, मिनिमम मिनिमम 8 टाइम्स, मैक्सिमम आपका 12 टाइम्स तक जा सकता है। मैक्सिमम हम नहीं देखेंगे अभी, मिनिमम देखेंगे 8 टाइम्स, जो कि कोई नहीं अभी रिवीजन नहीं करता है, इतना बार कोई भी नहीं रिवीजन करता है अभी अगर देखेंगे इंडिया में। क्योंकि हम 8 टाइम्स कैसे रिवीजन करेंगे, तो जब क्लास स्टार्ट होगा, क्लास जब स्टार्ट होगा, क्लास स्टार्ट में हम 3 टाइम्स रिवीजन करेंगे, क्लास स्टार्ट में हम 3 टाइम्स रिवीजन करेंगे
उसके बाद जब क्लास एंड होगा तो वहां पे क्लास एंड में हम 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे, 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे। उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा, उसके बाद जब चैप्टर खत्म होगा, आप मत लिखिए इसको, जब चैप्टर खत्म होगा तो वहां पे आप ओनली देखिए क्या, मैं सुनिए देखिए क्या मैं बता रहा हूँ। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो वहां पे भी पूरा होल चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट को हम बारीकी से वहां पे भी पूरा रिवीजन करेंगे, 1 टाइम्स रिवीजन करेंगे। उसके बाद चैप्टर जब खत्म होगा, हम चैप्टर जब कंप्लीट होगा तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे। एंड उसको कैसे रिवीजन करेंगे, निमोनिक्स को यूज करके 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे, निमोनिक्स यूज करके, सिनोनिम्स यूज करके हम, सिमोनिम्स यूज करके हम 2 टाइम्स रिवीजन करेंगे। एंड ये जो सिनोनिम्स रहेगा आपका पूरा चैप्टर को आपका प्रॉक्स आपका हाथ में आ जाएगा, ठीक है, आपके हाथ में पूरा चैप्टर आ जाएगा ये सिनोनिम्स यूज करके। हम जब पूरा रिवाइज करेंगे तो यहाँ पे कितना टाइम्स रिवीजन हो जा रहा है, तो 5 6 8 टाइम्स, मैं बोला था ना आपको 8 टाइम्स रिवीजन यहाँ पे मिलेगा, जो कि कोई नहीं अभी इंडिया में प्रोवाइड कर रहा है इतना टाइम्स, इतना टाइम रिवीजन कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। ये आपका मेन बेनिफिट रहेगा। और क्या बेनिफिट रहेगा आप सोचे नहीं होंगे, क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। और बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी मिलेगा, जो स्ट्रैटेजी मिलेगा रैंकर स्ट्रैटेजी, ठीक है, रैंकर स्ट्रैटेजी आपको मिलेगा, जो रैंकर्स फॉलो करते हैं उसका स्ट्रैटेजी मिलेगा। वो भी एक या दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, आपको 120 स्ट्रैटेजी मिलेगा, ठीक है, 120 स्ट्रैटेजी मिलेगा। क्योंकि हम हर एक क्लास का एंड में हम स्ट्रैटेजी आपको बताएंगे, एक एक स्ट्रैटेजी हर एक क्लास में हम बताएंगे, जो कि रैंकर्स का सीक्रेट स्ट्रैटेजी होता है जिसको कोई नहीं बताता है। एंड इसको अगर फॉलो करेंगे ये जो स्ट्रैटेजी को, आपका लाइफ में बहुत डेवलप होगा। एंड जो कि अभी तक फाइनल स्टूडेंट बन गए हैं बट उनके पास वो जो स्ट्रैटेजी पता नहीं है और बहुत सारा टिप्स पता नहीं होगा, एंड वो एक या दो नहीं या 50 स्ट्रैटेजी नहीं, 120 स्ट्रैटेजी, इसको अभी तक इंडिया में कोई नहीं अडॉप्ट किया है, हम फर्स्ट बार आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके लिए एक्सक्लूसिव है। एंड इसके बाद फ्यूचर में तो अडॉप्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 120 स्ट्रैटेजी, जो कि इंडिया में कोई नहीं अभी तक बताता है। एंड ये जो स्ट्रैटेजी आपका लाइफ में जो भी स्टडी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, पढ़ाई के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम, यूट्यूब में भी अगर ढूंढेंगे इतना आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगा। जो मेरा लाइफ में जो भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको यूज करके मैं आपको ये जो स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जितना भी मैं इंटरव्यू लिया हूँ रैंकर्स के साथ, उससे मैं आपको लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस उससे बता रहा हूँ, ये जो 120 स्ट्रैटेजी बताऊंगा, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता है। उसके बाद और क्या बेनिफिट रहेगा, आप ओनली देखिए क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा टेस्ट, फ्री टेस्ट। सोचो फ्री टेस्ट कितना मिलेगा, आप सोचे होंगे 2 3 4 5 6 7 8 मिलेगा, बट यहाँ पे फ्री टेस्ट आपको मिलेगा 28 टेस्ट, जो कि फ्री में कोई नहीं देता, इतना टेस्ट कोई भी फ्री में नहीं देगा, ठीक है। आप सत्यरंजन क्लासेस स्टूडेंट है, आपको ही ये मिलेगा टेस्ट। ये टेस्ट कैसे मिलेगा 28 टेस्ट, मैं आपको भी बता देता हूँ, एंड इसको कैसे यूज करोगे मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले आपको इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स के लिए आईटी है तो आप समझ लेना, तो वहां पे 14 चैप्टर के लिए 14 टेस्ट मिलेगा। तो उसके बाद जीएसटी में, जीएसटी में 11 चैप्टर के लिए 11 टेस्ट मिलेगा। उसके बाद पूरा होल 100%, 100 मार्क, पूरा होल 100 मार्क होल 2 टेस्ट रहेगा, ठीक है, 100 मार्क का 2 टेस्ट रहेगा। उसके बाद 100 मार्क का एक एमसीक्यू पूरा रहेगा, ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 100 मार्क का 1 एमसीक्यू टेस्ट। एंड ये जो रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ठीक है, ये जो रहेगा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, 2 एमसीक्यू टेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना हुआ 14 + 11, 25 + 2, 27 + 1, 28 टेस्ट मिलेगा आपको। एंड ये टेस्ट कितना, एंड उसके बारे में बता देता हूँ, ये जो टेस्ट आएगा हर चैप्टर के लिए, ईच चैप्टर के लिए आएगा। एंड ये डिपेंड करता है चैप्टर का वॉल्यूम कितना है, अगर बड़ा चैप्टर होगा तो वहां पे 20 से 30 मार्क आएगा, अगर छोटा चैप्टर तो 20 मार्क आएगा, अगर बड़ा चैप्टर हो तो वहां पे 30 मार्क आएगा। तो 20 से 30 मार्क ये वैरी करता है,
ये टेस्ट। उसके बाद यहाँ पे भी ईच चैप्टर के लिए आएगा ये जीएसटी में, एंड ये वैरी करेगा 20 से 30 मार्क्स। ठीक है, ये वैरी करेगा 20 से 30 मार्क्स का। इसको इसको आपको जब कोई भी चैप्टर आपका खत्म होता है, तो चैप्टर खत्म होने के बाद 1 या 2 दिन के अंदर आपको जो भी क्वेश्चन है, आपका कॉन्सेप्ट तो पूरा हो गया होगा, जो भी क्वेश्चन है आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस नंबर में आपको मैसेज करना है कि सर हमारा ये चैप्टर हो गया है, इस चैप्टर का हमको चाहिए, टेस्ट चाहिए। तो मेरी जो टीम आपके पास भेज देगा, एंड आपको 1 या 2 दिन के अंदर जेन्युइन तरीके से आपको टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देना है ये नंबर में। उसके बाद मेरी टीम आपको इवेलुएट करके, मैं भी पर्सनली आपको इवेलुएट करके, ये जितना हो सके मैं पर्सनली टाइम निकाल के मैं आपके जो आंसर शीट इवेलुएट करूंगा। ठीक है, एंड ये जो टेस्ट आपको बेनिफिट क्या देगा, मेन बेनिफिट देगा, उसके पहले मैं आपको बताता हूँ ये जो टू टेस्ट मिलेगा 100 मार्क का, उसको कैसे आप मिलेगा। तो आप जब पूरा क्लासेस खत्म हो जाएगा तो वहां पे आपको एक टेस्ट मिलेगा 100 मार्क का, फास्ट टेस्ट मिलेगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रैक्टिस हुआ है, जैसे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो क्लासेस से कितना बेनिफिट हुआ है। उसके बाद जब फास्ट रिवीजन आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद सेकंड टेस्ट आपको मिलेगा 100 मार्क का, प्लस एमसीक्यू टेस्ट वहां पे भी मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितना तैयार है एग्जाम के लिए। एंड ये जो टेस्ट का बेनिफिट क्या है, टेस्ट का बेनिफिट है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका ये जो टेस्ट है जितना भी मार्क आ रहा है उससे आप ध्यान मत दीजिए, आपका मेन जो बेनिफिट रहेगा ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा। एंड ये टाइम मैनेजमेंट आपको बताएगा, जैसे आप एग्जाम में कैसे 3 घंटा को अच्छे से 3 आवर को यूटिलाइज करोगे, तो वो 3 आवर यूटिलाइजेशन के लिए ये जो टेस्ट कंपलसरी है। टेस्ट में रिजल्ट क्या हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको टेस्ट ही देना चाहिए, टेस्ट देना पड़ेगा। एंड ये 28 टेस्ट कंपलसरी आपको देना पड़ेगा। एंड ये जो फ्री टेस्ट कोई नहीं देते हैं, बाहर अगर देखें, बाहर मार्केट में बहुत सारा पेड सर्विस देते हैं टेस्ट के लिए, 5,000, 4,000, 2,000, 1,000 ऐसे सब टेस्ट के लिए पैसा लेते हैं, बट हम आपको फ्री में देते हैं क्योंकि हमारा जो मेन मेन टारगेट है 80+ एंड रैंक है। तो इसलिए हम फ्री में इतना टेस्ट दे रहे हैं जो कि कोई नहीं प्रोवाइड करेगा मार्केट में। ये क्या 2 टेस्ट बता देते हैं बट अच्छे से नहीं कंडक्ट करते हैं, बट हम जो पेड सर्विस आपको फ्री में दे रहे हैं। ठीक है, ये फ्री टेस्ट आपके लिए रहेगा 28 टेस्ट। पहला रहेगा रिवीजन, रैंक और स्ट्रैटेजी। ये सब कोई नहीं देता है एडिशनल बेनिफिट, हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपके बेनिफिट के लिए, क्योंकि मैं आपको सोचता हूँ मेरा बच्चा है, ठीक है, मेरे छोटे भाई बहन हैं, तो इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा सब बेनिफिट। प्लस उसके साथ और क्या मिलेगा, यहाँ पे 100% रिटेन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट को हम हमारा जो कॉन्सेप्ट नोट में प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे। तो हर एक 100% रिटन कॉन्सेप्ट, तो जो भी कॉन्सेप्ट है उसको हम 100% रिटन करेंगे, लिखेंगे हमारा नोट में। क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि एग्जाम, जो बहुत सारा टीचर क्या करते हैं, बोलते हैं क्लास खत्म हो गया, उसके बाद बच्चे का सबसे बड़ा डाउट होता है कि हम कहाँ से शुरू करें पढ़ाई और क्या पढ़ेंगे, बुक पकड़ा देते हैं, उससे कैसे पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसीलिए हम आपके पास एक कॉन्सेप्ट नोट, जिसमें हम हर दिन क्लास में लिखाएंगे, जो भी हम पढ़ेंगे उसको लिखाएंगे एंड क्वेश्चन भी करेंगे। तो उससे आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जब हम कोई भी कॉन्सेप्ट को लिख लेते हैं तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाता है, एंड आपको नया जैसे नहीं लगेगा। जब आपका क्लासेस खत्म हो जाएगा तो आपको पढ़ने के लिए इजी हो जाएगा। एंड ये जो कॉन्सेप्ट नोट लिखेंगे, जब आपका रिटन प्रैक्टिस होना चाहिए, तो इसलिए ये एक बेनिफिट रहेगा, जिससे आपका जो फ्यूचर में जो रिवीजन रहेगा, रैपिड रिवीजन आपके लिए रहेगा, एंड टाइम नहीं लगेगा रिवीजन में, एंड प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए हम 100% कॉन्सेप्ट को लिखेंगे हमारे जो कॉन्सेप्ट नोट में। ठीक है, ये बेनिफिट कोई नहीं देता है, ओनली बुक से पढ़ा देते हैं। कोई आधा कॉन्सेप्ट या 30% कॉन्सेप्ट लिख के बता देते हैं, हम कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, बट हम 100% कॉन्सेप्ट लिखेंगे। ठीक है, 100% कॉन्सेप्ट लिखेंगे। उसके बाद और क्या बेनिफिट है, और सुनो बेनिफिट, यहाँ पे हम 100% क्वेश्चन पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम क्लास में ही सॉल्व करेंगे, 100% क्वेश्चन सॉल्व विद एमसीक्यू, इन क्लास इटसेल्फ, इन क्लास इटसेल्फ, जो कि कोई नहीं प्रोवाइड करता है, इसको जो 100% क्वेश्चन कोई नहीं क्लास में सॉल्व करता है। हम और एक हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे, एंड इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में जैसे आपको सॉल्व करना है।
एग्जाम में आपको एग्जाम पैटर्न में हम सॉल्व करेंगे, जिससे जो एग्जामिनर है उसको भी सेटिस्फाई हो जाएगा आपका आंसर को देखकर। बहुत सारे टीचर बोलते हैं आपको ऐसे लिखना है ऐसे लिखना है, बट हम वैसे ही सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे क्लास में, जो कि आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। टीचर लोग बता देते हैं, आंसर दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं, बोल देते हैं कि यहीं से आप रेफर कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन डिस्कशन कर देते हैं, बट हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि कोई नहीं करता है। तो हम एग्जाम पैटर्न में कैसे हम सॉल्व करेंगे, जैसे एग्जाम में आप लिखोगे, जैसे एग्जाम में लिखोगे उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे क्लास में। तो ये आपका टाइम बहुत बचाएगा एंड आपका माइंडसेट हो जाएगा कि हमको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। एंड बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, सोचने बैठते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको। ये सबसे बड़ा डाउट होता है एंड दिक्कत होता है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्या रहेगा डायग्राम एंड कैसे रहेगा इसका फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, हम फॉर्मेटिंग को अच्छे से क्लास में ध्यान देंगे एंड क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न में ही सॉल्व करेंगे, जो कि कोई नहीं बताता है। ये बेनिफिट रहेगा आपका 100%। एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे क्लास में, एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे क्लास में, जो कोई नहीं देता है ये जो बेनिफिट। ये बेनिफिट हो गया है, और क्या बेनिफिट चाहिए, चलो और बेनिफिट देख लेते हैं। और बेनिफिट आपके लिए रहेगा 100% डाउट सॉल्विंग। 100% डाउट सॉल्विंग, जो कि हम, मेरा जो पर्सनल नंबर आपको बताऊंगा, व्हाट्सएप नंबर, जिसमें आप कभी भी किसी टाइम में भी आप डाउट पूछ सकते हैं, 24 आवर भी आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड आपको ये जो गाइडेंस एंड डायरेक्शन मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा आपको, एग्जाम तक नहीं मिलेगा, एग्जाम के बाद भी मिलेगा। क्योंकि टीचर लोग बोलते हैं एग्जाम तक आपको गाइडेंस मिलेगा, बट एग्जाम के बाद जिसका रिजल्ट खराब हो जाता है तो उसका क्या होगा। हम तो यही सोचेंगे कि 80+ लाएंगे, बट अलग जो स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट जो नहीं है, बाहर का स्टूडेंट, वो भी मेरे से गाइडेंस ले सकता है। सबके लिए ओपन है ये गाइडेंस, ठीक है। 100% डाउट सॉल्विंग, जब भी डाउट होगा आप मैसेज करिए, आपको तुरंत इमिडिएटली चला जाएगा उसका सोल्यूशन, ठीक है। ये जो 100% डाउट सॉल्विंग रहेगा क्लास में, क्लास में ही मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, प्लस आपको दिक्कत कुछ भी नहीं रहेगा। एंड ये जो गाइडेंस एग्जाम के बाद भी आपके साथ रहेगा, ठीक है, डाउट सॉल्विंग रहेगा, ये बेनिफिट रहेगा। दूसरा और क्या बेनिफिट रहेगा बताइए। हाँ बेनिफिट रहेगा, हम प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ेंगे इसको, प्रैक्टिकल अप्रोच में हम इसको पढ़ेंगे, जिससे जिससे आपका आर्टिकलशिप में हेल्प होगा। क्योंकि आपको आगे जाकर आर्टिकलशिप करना है, तो आर्टिकलशिप में भी आपको ये हेल्प होगा। तो इसीलिए हम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग जब होगा उसमें भी हेल्प होगा, तो इसीलिए हम प्रैक्टिकल अप्रोच में भी पढ़ेंगे। क्लासेस में हम प्रैक्टिकल अप्रोच में ही पढ़ेंगे, जैसे आपका फ्यूचर में आर्टिकलशिप में भी हेल्प होगा, ठीक है। आर्टिकलशिप में भी हेल्प होगा। और क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, और आपको क्लासेस में स्ट्रेस के लिए, क्योंकि एक दिन में आपका बहुत सारा क्लासेस रहता है, 3-4 क्लासेस रहेगा, जो दोनों ग्रुप दे रहा है, तो उसके लिए 3-4 क्लास तो रहेगा। क्योंकि अभी सीपीटी पास करके आए हैं, जो सीपीटी नहीं है फाउंडेशन पास करके आए हैं, तो इसलिए आपको अभी स्ट्रेस तो रहेगा, क्लास 3-4 क्लास रहेगा तो स्ट्रेस रहेगा। तो इसलिए हम क्लास में फन के लिए हम म्यूजिक सुनेंगे, ठीक है, क्लास विद म्यूजिक। हम म्यूजिक के साथ क्लास करेंगे, जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा स्ट्रेस आपका। तो इसलिए क्लास विद फन, हम आपके लिए म्यूजिक चलाएंगे क्लास में, ठीक है, स्लो म्यूजिक चलेगा, बट आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा क्लास में एंड आप एनर्जेटिक होके क्लास करेंगे। और एक बात है, हम क्लास में एनर्जेटिक स्टाइल में पढ़ाएंगे, आपको बोरिंग कभी भी नहीं लगेगा, नींद भी नहीं आएगा, ठीक है। बहुत सारा टीचर का नींद आ जाता है स्टूडेंट, बट हम एनर्जेटिक से शुरू करेंगे क्लासेस एंड एनर्जेटिक ही खत्म करेंगे क्लासेस। आपका क्लासेस एनर्जेटिक वे में, आपका क्लास एनर्जेटिक क्लास आपका होगा, एनर्जेटिक क्लास आपका होगा, जो कि क्लास शुरू से एंड तक मैं एनर्जेटिकली आपको पढ़ाऊंगा, आपको बोरिंग ही नहीं लगेगा। तो ये सब बेनिफिट के बाद आप सोचते होंगे कि क्लास कितना क्लासेस होगा, तो आप सोचते होंगे कि 200-300 क्लास होगा, नहीं, यहाँ पे क्लासेस भी लिमिटेड होगा। जैसे हम लिमिटेड मतलब यहाँ पे क्लासेस आपका रहेगा, टोटल क्लासेस रहेगा यहाँ पे 120 क्लासेस रहेगा, ठीक है, टोटल क्लासेस यहाँ पे 120 क्लासेस रहेगा, जिसमें इनकम टैक्स रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा 65 रहेगा, एंड जीएसटी लगभग 55 रहेगा, ठीक है, जीएसटी लगभग 55 रहेगा। एंड उसका ड्यूरेशन कितना रहेगा, ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटा से 1.5 आवर से
1.5 घंटा से 2 घंटे के बीच ये रहेगा क्लासेस, आपका ड्यूरेशन रहेगा 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच। आपका मेनली जीएसटी रहेगा 1.5 घंटा, एंड ये जो पौने 1 घंटा रहेगा इनकम टैक्स का ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस। तो ये सब बेनिफिट आपके लिए एक्सक्लूसिव है, जो कि और कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है। उसके बाद आपका काम क्या है? मेरा काम तो बता दिया हूँ, ये काम है। तो आपका काम क्या है? तो आपके लिए काम ये रहेगा, आपको यहाँ पे टैक्सेशन में आपको 2 नोट बनाना पड़ेगा। टैक्सेशन में इनकम टैक्स के लिए एंड जीएसटी के लिए दो दो नोट बनाना पड़ेगा। इनकम टैक्स में आपको एक कॉन्सेप्ट नोट बनाना पड़ेगा, 2 नोट बनाना पड़ेगा, नोटबुक बनाना पड़ेगा। दोनों में जीएसटी एंड इनकम टैक्स में 2 नोटबुक बनाना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट नोट रहेगा और एक आपका रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन नोट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट नोट रहेगा, एक क्वेश्चन नोट रहेगा। वैसे जीएसटी में भी एक कॉन्सेप्ट नोट रहेगा और एक रहेगा क्वेश्चन नोट, ठीक है। कॉन्सेप्ट नोट एंड क्वेश्चन नोट। क्वेश्चन नोट यहाँ पे रहेगा जीएसटी में। टैक्सेशन में आपका 4 नोट बनाना पड़ेगा, 2 नोट रहेगा इनकम टैक्स एंड 2 नोट रहेगा जीएसटी के लिए। उसमें एक कॉन्सेप्ट नोट रहेगा, एक क्वेश्चन नोट रहेगा, एंड जीएसटी में भी वही कॉन्सेप्ट नोट एंड क्वेश्चन नोट रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करा रहे हैं? तो यहाँ पे अगर देखेंगे बेनिफिट जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको रिविजन प्रोवाइड कर रहे हैं 8 टाइम्स से 12 टाइम्स। उसके बाद आपको यहाँ पे पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव, उसमें तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो तो छोड़ो। उसके बाद रैंक स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता है, 120 स्ट्रैटेजी है। उसके बाद 3 टेस्ट, 28 टेस्ट, जो कि फर्स्ट टाइम इन इंडिया इतना फ्री में कोई प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एंड ये जो 28 टेस्ट है ये ओनली आपका टैक्स रिलेटेड, ठीक है। टैक्स के रिलेटेड ये जो 28 टेस्ट है टैक्स पेपर के लिए, ठीक है, टैक्सेशन पेपर के लिए ओनली है। आप मत सोचिए कि ऑल पेपर के लिए, क्योंकि हम टैक्सेशन आपको पढ़ाएंगे। हम जब अलग पेपर पढ़ाएंगे तो वहां पे आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपका ये टैक्सेशन पेपर के लिए रहेगा। उसके बाद आपको पूरा 100% हम क्लास में ही लिखाएंगे कॉन्सेप्ट। उसके बाद 100% क्वेश्चन विद एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे एग्जाम पैटर्न में। उसके बाद 100% डाउट सॉल्विंग करेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच में पढ़ेंगे, एंड क्लास विद म्यूजिक हॉल पढ़ेंगे, एंड एनर्जेटिक क्लास करेंगे यहाँ पे। तो ये रहेगा आपका पूरा क्लास का, हमारा स्ट्रैटेजी यही रहेगा। एंड आपको 80+ लाना है, मेरा ये आपसे दावा है। आप और एक बार लिख लीजिए, आपका जो नोट में लिख लीजिए 80+ हम लाना है। ये जो टैक्सेशन पेपर में 80+ लाना है। तो चलो अभी हम इनकम टैक्स शुरू करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स चलो हम शुरू करेंगे, इनकम टैक्स शुरू करते हैं। चलो आज का असली पढ़ाई इनकम टैक्स शुरू करते हैं। तो चलो अभी असली पढ़ाई शुरू करते हैं। क्या पढ़ाई करेंगे? इनकम टैक्स पढ़ाई करेंगे। इनकम टैक्स ना? नहीं नहीं नहीं, उससे पहले हम टैक्स क्या है वो तो आपको जानना पड़ेगा। टैक्स क्या है एंड उसका हिस्ट्री क्या है उसको सब जानना पड़ेगा। ये जो टैक्स एंड उसका हिस्ट्री एंड टाइप्स ऑफ टैक्स ये सब हम जीएसटी में कवर किए हैं, क्योंकि जीएसटी का सिलेबस थोड़ा कम है। इसीलिए इनकम टैक्स का जो कॉमन पार्ट है, इनकम टैक्स एंड जीएसटी में जो कॉमन पार्ट है उसको हम जीएसटी में डाल दिए हैं। जीएसटी में हम अच्छे से पढ़ेंगे टैक्स क्या है एंड उसका टाइप्स ऑफ टैक्स क्या है। बट अभी पढ़ाई शुरू करेंगे टैक्सेशन, तो टैक्स क्या है आपको जानना पड़ेगा। तो चलो हम पहले टैक्स क्या है उसका हिस्ट्री क्या है थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसके बाद आपके लिए अच्छा होगा टैक्स को शुरू करने के लिए पढ़ाई। तो चलो टैक्स क्या है पहले देख लेते हैं। तो हम जो देख रहे हैं, हमारा जो आउटसाइड में एटमॉस्फेयर में जो भी देख रहे हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, रोड, ब्रिज, यूनिवर्सिटी। मैं जब आपको बताऊंगा लिखने के लिए तो तब आप लिखोगे, अभी आप ओनली सुनिए। ये सब हम जीएसटी में कवर करेंगे एंड अच्छे से कवर करेंगे। बट
अभी के लिए टैक्स क्या है आपको जानना पड़ेगा, क्या है टैक्स। तो जो भी यूनिवर्सिटी देख रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफिसेस देख रहे हैं, ऑफिस, ये सब कौन कर रहा है? आप लोग सोचते होंगे कि ये गवर्नमेंट कर रहा है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि ये सब गवर्नमेंट बना रहा है अपने पैसों से। गवर्नमेंट बना रहा है, उसका पैसों से गवर्नमेंट बना रहा है। आप सोचते होंगे ना गवर्नमेंट बना रहा है, आप जो सोच रहे हैं वो गलत है। गवर्नमेंट नहीं बना रहा है, अपने पैसों से नहीं बना रहा है। गवर्नमेंट बना रहा है सही है, बट अपने जेब से वो पैसा निकाल कर बना नहीं रहा है। वो कहां से पैसा लाता है? तो हमारे जैसे पीपुल से एंड जो भी लोग से वो लेता है पैसा, एंड उनसे वो बनाता है जो सब देख रहे हैं, रोड, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हॉस्पिटल, सब हमारे जैसे लोग से लेकर वो उससे पैसों से बना रहा है। क्या? ये सब गवर्नमेंट ऑफिसेस, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो कैसे लेता है? टैक्स के हेल्प से, मीन्स टैक्स लगाकर लेता है पैसा, ठीक है। आप सोचते हो ये सब गवर्नमेंट अपने जेब से बना रहा है, नहीं, ये सब हमारे जैसे लोग से टैक्स जो भी देते हैं उससे वो बना रहा है। ये सब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बना रहा है। आप लोगों टैक्स नहीं पढ़े थे पहले, तो इसलिए आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये हमारे जैसे लोग से वो लेकर पैसा बना रहा है। तो हम जो भी पैसा देते हैं टैक्स के मुताबिक, तो उसको लेकर वो सब बना रहा है, रोड, स्कूल, कॉलेज, ये सब बना रहा है। तो टैक्स कैसे लेता है? जो पर्सन का इनकम ज्यादा है तो उसके ऊपर वो टैक्स उतना लगाएगा, जो पर्सन का इनकम कम है उसके ऊपर कम टैक्स लगाएगा। तो ये जो टैक्स इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। और कुछ टैक्सेस है जो कि हम डायरेक्ट ही टैक्स देते हैं, थ्रू हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं जहां पे उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके ऊपर हम देते हैं टैक्स, तो उसको भी गवर्नमेंट लेकर, ये सब गवर्नमेंट का ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, ये सब बना रहा है गवर्नमेंट। तो टैक्स क्या है? टैक्स कोई भी डोनेशन या आपका गिफ्ट नहीं है। आपका मन जब करे आप देना है, वो कोई भी डोनेशन या गिफ्ट नहीं है, वो एक कंपल्सरी, ठीक है, वो एक कंपल्सरी लेवी है। तो टैक्स एक वॉल्यूंटरी पेमेंट या गिफ्ट नहीं है या डोनेशन नहीं है, ये एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपके ऊपर गवर्नमेंट केस कर सकता है। एनफोर्सेबल आप लॉ में पढ़ेंगे, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलरेडी आप फाउंडेशन में पढ़ के आए होंगे। तो एनफोर्सेबल मीन्स जिसके ऊपर आप केस कर सकते हैं, लीगली केस कर सकते हैं, कहां पे? कोर्ट में, तो उसको बोलते हैं एनफोर्सेबल। तो ये एक एनफोर्सेबल है। अगर आप इसको नहीं देंगे तो आपके ऊपर टैक्स अगर नहीं देंगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट केस कर सकता है कोर्ट में। तो ये एक एनफोर्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन है पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी के हिसाब से ये एक एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, ये सब लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है जो टैक्स इंपोज करते हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स इंपोज करता है, एंड आपका स्टेट गवर्नमेंट वैट, पहले वैट था, अभी जीएसटी इंपोज कर रहे हैं। तो बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करते हैं, एंड यूनियन टेरिटोरी भी टैक्स इंपोज करते हैं। तो टैक्स क्या है? ये आपका जीएसटी में है, ये जो टैक्स का कॉमन पार्ट है जो जीएसटी एंड इनकम टैक्स में है, पूरा होल टैक्स के ऊपर हम पढ़ेंगे कहां पे? जीएसटी में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं टैक्स क्या है। तो टैक्स इज नॉट ए टैक्स, आप मत लिखिए, नॉट ए वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। ये एक वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन नहीं है। नॉट ए वॉल्यूंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन या डोनेशन। टैक्स क्या है? टैक्स इज एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसके ऊपर केस कर सकते हैं। एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन है किसके पर्सुएंट है? पर्सुएंट यानी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी।
लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है। उसके बाद ये क्या है, टैक्स। हम जो टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपुल टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट यूज फॉर पब्लिक सर्विसेज। इसको यूज करता है पब्लिक सर्विस देने के लिए, जैसे यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है, रोड, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है कौन, ये जो गवर्नमेंट। कैसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा, जो भी टैक्स वो कलेक्ट करता है उससे वो सब पब्लिक सर्विसेज देता है बाय वे ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड बिल्डिंग, गवर्नमेंट बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है, कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। तो टैक्स इज नथिंग what the amount paid by the people which is used by government means GOBT, हम गवर्नमेंट शॉर्ट में GOBT लिखेंगे, गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए उसको यूज करता है गवर्नमेंट। ठीक है, तो यह है टैक्स। टैक्स क्या है, वो एक वॉल्यूंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है, डोनेशन नहीं है, जब आपका मन करे टैक्स दें, जब आपका मन नहीं करे तो आप टैक्स नहीं देंगे, ऐसे नहीं है। वो एक एनफोर्स कंट्रीब्यूशन जिसको कंपल्सरी देना पड़ेगा परसुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ये जीएसटी में अच्छे से मैं आपको करा दूंगा। उसका टैक्स इज नथिंग बट दी अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज। तो ये है टैक्स। उसका टैक्स कब आया था, हिस्ट्री थोड़ा जान लेते हैं, हिस्ट्री क्या है टैक्स का। तो पहले टैक्स लगा था कब, 1860 में। 1860 में टैक्स लगा था पहले। तो 1860 में, इन द ईयर ऑफ 1860 में टैक्स पहले इम्पोज हुआ। कहां पे, इंडिया में। इज इम्पोज इन इंडिया। ये आपके सिलेबस में नहीं है बट आपके नॉलेज के लिए आपको बताना पड़ेगा टैक्स क्या है। पहले आप जान लीजिए टैक्स क्या है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप टैक्स कहां से आया, कैसे आया, हिस्ट्री क्या था, अगर आपको पता नहीं चलेगा, डायरेक्ट मैं चला जाऊंगा इनकम टैक्स क्या है, तो आपको समझ नहीं आया ना। इसीलिए मैं आपको टैक्स का हिस्ट्री क्या है, टैक्स क्या है एंड वो कहां से आया है, कैसे इम्पोज होता है, ये सब जानना पड़ेगा। ये कंपलसरी है आपके लिए, जानना पड़ेगा। क्योंकि हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं तो उसका पूरा रूट जानना पड़ेगा हम लोगों को। तो 1860 में इम्पोज किए थे कौन, सर जेम्स विल्सन ने। तो इसको इम्पोज किए थे सर जेम्स विल्सन ने। किसके लिए, ये सब आपका जीएसटी में और एक बार पढ़ेंगे बट अभी के लिए आप समझिए क्या है ये। तो इसको कौन इम्पोज किए थे, सर जेम्स विल्सन ने। किसके लिए, जो 1857 में हुआ था मिलिट्री वार, उसमें जो लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए ये टैक्स इम्पोज किए थे इंडिया में पहले बार 1860 में। इम्पोज सर जेम्स विल्सन फॉर रिकवर द लॉस occurred in military war on 1857 में। समझ आ गया। उसके बाद बहुत सारा टैक्स आया, अमेंडमेंट आया, उसके बाद एक्चुअली टैक्स आया। बट अगर हिस्ट्री आप जानना चाहते हो तो हिस्ट्री पहले आया था 1860 में, इम्पोज किए थे सर जेम्स विल्सन ने। उसके बाद और बहुत सारा अमेंडमेंट आया है टैक्स में एंड इनकम टैक्स उसमें लगा। बट
ये रिकवर द लॉस, रिकवर करने के लिए जो लॉस हुआ था मिलिट्री वार या मिलिट्री म्यूटिनिटी में, जो कि हुआ था 1857 में, उसको रिकवर करने के लिए ये इम्पोज हुआ था ये आपका टैक्स। हिस्ट्री पता चल गया है, तो टैक्स इसको बोलते हैं, समझ आया। एंड ये किसके ऊपर लगता है, एंड ये इनको के ऊपर लगता है। एंड टैक्स 2 टाइप्स का टैक्स है, इसको भी हम जीएसटी में अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि जीएसटी में इसका क्वेश्चन है। तो टैक्स मेनली 2 टाइप्स का है, कुछ है डायरेक्ट टैक्स और कुछ है इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्स 2 टाइप्स का है, कुछ डायरेक्ट टैक्स है और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या है जो हम पढ़ेंगे, इनकम टैक्स, अभी जो पढ़ेंगे इनकम टैक्स है, इसको मैं अच्छे से लिखवाऊंगा आपका जीएसटी में। आप कुछ भी मत लिखिए, आप ओनली सुनिए एंड इसको समझिए। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन में क्या है आपका, जो पढ़ेंगे हम जीएसटी है, जीएसटी है और एक है कस्टम ड्यूटी, जो हम फाइनल में पढ़ेंगे, कस्टम ड्यूटी है। और बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्सेस था, जो कि था वैट था, वैल्यू एडेड टैक्स था, कस्टम ड्यूटी अभी भी है, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स था, सेंट्रल सेल्स टैक्स था, ऐसे 17 टाइप्स का टैक्सेस था। बट सब हटके जीएसटी आ गया है, तो हम अभी जीएसटी पढ़ेंगे। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस में अभी 2 टैक्सेस बचा है, एक है जीएसटी और एक है कस्टम ड्यूटी। एंड डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इनकम टैक्स है, जो हम पढ़ेंगे अभी। तो ये टैक्सेस, तो पहले देख लेते हैं टैक्सेस क्या है। तो आपका टैक्सेस जो भी आप देख रहे हैं, ब्रिज, रोड कंस्ट्रक्शन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब कंस्ट्रक्ट गवर्नमेंट करता है, आप सोचते होंगे, बट वो गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, हमारे जैसे लोग से टैक्स कलेक्ट करके उसको यूज करता है, ये सब कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो टैक्स क्या है, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। जब मन करे दें, जब मन नहीं करेगा तो वहां पे नहीं देंगे, वैसे नहीं है। टैक्स इज एन एनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। उसमें टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपुल, what the amount paid by the people to the government, which is government used for providing the public services such as by way of construction of road, bridge construction और any आपका हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये सब कंस्ट्रक्ट करता है। उसके बाद हिस्ट्री क्या था टैक्स का, हिस्ट्री है आपका, हिस्ट्री है ये पहले 1860 में इम्पोज हुआ था। कौन इम्पोज किए थे, सर जेम्स विल्सन ने। किसके लिए, फॉर रिकवरिंग द लॉस ऑकर्ड इन द मिलिट्री वार, जो कि 1857 में हुआ था। एंड टैक्सेस 2 टाइप्स का है, पहला है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल क्या है, इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। और एक बार बता देता हूँ, डायरेक्ट टैक्स मींस जो डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं, मींस हमारे जैसे पीपल डायरेक्टली टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, ये है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है, हम डायरेक्टली पेड करते हैं गवर्नमेंट को, डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, पेड टू गवर्नमेंट, ये है डायरेक्ट टैक्स। आप टेंशन मत लीजिए, इसको हम जीएसटी में पढ़ेंगे। हम डायरेक्टली पेड करते हैं किसको, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स, जो हमारे इनकम के ऊपर डायरेक्टली देते हैं। बट ये जो इनडायरेक्ट टैक्स, नॉट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, मीन्स यहाँ पे कलेक्ट एक पर्सन करता है बट पेड करता है और एक पर्सन, ठीक है। नॉट डायरेक्टली पेड टू गवर्नमेंट, ये डायरेक्टली पेड नहीं होता है गवर्नमेंट को। मीन्स हम पहले जाते हैं दुकानदार को टैक्स देते हैं, जो भी हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो टैक्स इंक्लूड करके हमारे से पैसा लेता है, उसके बाद वो टैक्स गवर्नमेंट को डिपोजिट कर देता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली पेड नहीं करते हैं हम टैक्स, हम इनडायरेक्टली पेड करते हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, इसीलिए ये इनडायरेक्ट टैक्स है। समझ आ गया, इसको आप टेंशन मत लीजिए, ये जो बताया हूँ अच्छे से हम पढ़ेंगे जीएसटी, क्योंकि जीएसटी का सिलेबस थोड़ा कम है। अगर हम इनकम टैक्स एक तो ज्यादा सिलेबस है, उसके ऊपर अगर हम जो कॉमन पार्ट को डाल देंगे इनकम टैक्स में, तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा इनकम टैक्स का। इसीलिए हम जो भी एक्स्ट्रा चीज मीन्स जो कॉमन पार्ट है उसको हम जीएसटी में डाल दिए हैं, तो आपके लिए जीएसटी इनकम टैक्स लगभग सेम हो जाएगा एंड कुछ कम लगेगा आपको कि हाँ हम कम पढ़ेंगे इनकम टैक्स। क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, इनकम टैक्स में इतना डाल देते हैं कि आपको लगेगा कि इनकम टैक्स ही 100 मार्क आएगा,
नहीं, इनकम टैक्स 100 मार्क नहीं आता है आपका सिलेबस में, इनकम टैक्स 60 मार्क का आता है, इसीलिए हम 60 मार्क में जितना होना चाहिए उतना पढ़ेंगे, नहीं कि हम पूरा 100 मार्क का पढ़ेंगे इनकम टैक्स में। तो चलो उसके बाद एक्चुअली चलते हैं हमारे इनकम टैक्स। ये आपको समझ आ गया, आप टेंशन मत लीजिए, आपका जो इनकम टैक्स एंड जीएसटी पेपर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको अच्छे से करा दूंगा इनकम टैक्स एंड जीएसटी। एंड आपको घर में कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको कुछ भी घर में नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपका पूरा ही सिलेबस यहीं पे हो जाएगा। आप मैं जो भी बोल रहा हूँ इसको अच्छे से सुनते जाइए एंड मेरे साथ बोलते जाइए, तो आप लोगों का हो जाएगा। तो क्या क्या पढ़े हैं अभी तक? तो क्या क्या पढ़े हैं? पहले पढ़े हैं टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, एनफोर्स एक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो कि पर्सुएंट टू एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। उसके बाद टैक्स इज नथिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल। उसके बाद है हिस्ट्री क्या था, पहले वो इम्पोज हुआ था 1860 में, जो इम्पोज किए थे सर जेम्स विल्सन ने, किसके लिए? फॉर रिकवरिंग द लॉस ऑकर्ड इन द मिलिटरी वॉर, जो कि हुआ था 1857 में। उसका टैक्स 2 टाइप्स का है, पहला है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या है? इनकम टैक्स जो हम अभी पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट टैक्स अभी 2 इनडायरेक्ट टैक्सेस बचा है, जो कि जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आप लोग सुने होंगे, एंड दूसरा है कस्टम ड्यूटी। एंड डायरेक्ट टैक्स है जो कि हम डायरेक्टली पेमेंट करते हैं टैक्स टू दी गवर्नमेंट। बट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? जिसमें हम इनडायरेक्टली पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को टैक्स, बट डायरेक्टली पेमेंट नहीं करेंगे। तो चलो अभी एक्चुअली इनकम टैक्स शुरू करते हैं। तो आ जाइए हमारा इनकम टैक्स बुक को आ जाइए, तो वहां पे हम पढ़ेंगे इनकम टैक्स क्या है। तो आ जाइए इनकम टैक्स क्या है उसको पढ़ते हैं। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन एंड टैक्स रेट चैप्टर है। ये जो पहला चैप्टर है इनकम टैक्स का, इंट्रोडक्शन एंड टैक्स रेट चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन में हम पहले ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स देखेंगे, एंड ये डील कर रहा है 1961, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, ये 1961, इसको याद रखिए आप लोग, क्योंकि ये एक्ट पूरा ही आएगा, आपको लिखना है जहां पे। आप इतना टेंशन मत लीजिए, आपका पूरा टैक्सेस जो आपका सेक्शन नंबर, सब सेक्शन नंबर आपको याद करा दूंगा, जो जो इम्पोर्टेंट है, आप उसका टेंशन मत लीजिए, एंड घर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आ जाइए पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन चैप्टर में क्या क्या है देख लेते हैं। एंड है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट को हम बाद में पढ़ेंगे, बट अभी हम शुरू करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है, मीन्स बेसिक कुछ इनकम टैक्स कोई भी चैप्टर में जानने के लिए हम पहले देखते हैं उसका बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। कोई भी एक्ट या कोई भी आपको चैप्टर को जानने के लिए आपको पहले उसका बेसिक एंड इंट्रोडक्शन जानना पड़ेगा। अगर आप बेसिक एंड इंट्रोडक्शन जान लेते हैं तो उसके बाद वो इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग फॉर दैट चैप्टर आपको कंपल्सरली पहले समझना पड़ेगा कि चैप्टर का बेसिक क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। तो पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है एंड वो कहां से आया था। अभी हम शुरू करें इनकम टैक्स। हम टैक्स खत्म किए अभी हम इनकम टैक्स में घुसेंगे एंड इनकम टैक्स को ही पढ़ेंगे, इनकम टैक्स के बारे में ही पढ़ेंगे ओनली एंड ओनली फॉर इनकम टैक्स। तो आ जाइए, पहला है ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। तो ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया क्या है? पहला है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्सेस इन डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्सेस क्या है? इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स को ही हम बोलते हैं इनकम टैक्स, या इनकम टैक्स के ही बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो सिग्निफिकेंट टैक्सेस मीन्स मोस्ट इंपोर्टेंट टैक्सेस है। ठीक है, सिग्निफिकेंट जिसको हम देख सकते हैं एंड इंपोर्टेंट है। वो इंपोर्टेंट टैक्सेस क्या है? इंपोर्टेंट है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स है मोस्ट सिग्निफिकेंट टैक्सेस इन डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मेन इंपोर्टेंट टैक्स कौन है? इनकम टैक्स। तो इसीलिए हम जो भी बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स वो इनकम टैक्स ही समझते हैं। उसके बाद और क्या है? द पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड बाय एंट्री नंबर 82 ऑफ द इंडियन लिस्ट ऑफ शेड्यूल 7 टू आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये
कौन सा एंट्री नंबर डील करता है इनकम टैक्स को, तो एंट्री नंबर 82 एंट्री नंबर ये डील कर रहा है इनकम टैक्स। एंट्री नंबर 82 किसका है, यूनियन लिस्ट। तो हमारा 3 लिस्ट है, पहला है यूनियन लिस्ट जो कि हम जीएसटी में पढ़ेंगे, पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में क्या होता है, जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा टैक्सेस। एंड स्टेट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट में जहां पे स्टेट गवर्नमेंट का, जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का पावर है वो लेवी एंड कलेक्ट करेगा टैक्सेस। उसके बाद और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पार्लियामेंट और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर वहां पे लॉ बनाएंगे एंड कलेक्ट करेंगे टैक्सेस। तो ये कौन सा लिस्ट का है, ये यूनियन लिस्ट का। जो पहला लिस्ट का एंट्री नंबर है 82, शेड्यूल 7 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल नंबर 246 है। ठीक है, इसको आप याद रखिए, जो कि ये आपका एंट्री नंबर 82 है। एंट्री नंबर 82 7 शेड्यूल ऑफ यूनियन लिस्ट एंड आपका आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, ये याद रखना पड़ेगा। तो क्या क्या है, पहला है एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे चार चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है ये है आपका एंट्री नंबर 82 है, दूसरा है 7 शेड्यूल, तीसरा है यूनियन लिस्ट, चौथा है आपका बोलिए 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 आर्टिकल नंबर 246 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, टू लेवी टैक्स ऑन ऑल इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। तो यहाँ पे लेवी करेंगे टैक्स ऑन एवरी इनकम, मीन्स ऑल इनकम के ऊपर टैक्स लेवी होगा, अदर देन क्या है, एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता है, इसलिए हम इनकम टैक्स में आपका जो 3rd चैप्टर वहां पे पढ़ेंगे, एग्रीकल्चरल इनकम के लिए एग्जेम्प्ट इनकम चैप्टर पढ़ेंगे, जहां पे एग्रीकल्चरल इनकम आपका बहुत सारा इनकम जो कि एग्जेम्प्ट हो जाता है उसको हम पढ़ेंगे। बट ये जो टैक्स लगता है ऑल इनकम के ऊपर लगता है, बट एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर नहीं लगता है। तो चलो क्या क्या पढ़े हैं और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या, मेरे तरफ देखो 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 क्या क्या पढ़े हैं। पहला है ये इनकम टैक्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। उसके बाद ये पावर कौन देता है इसको, पार्लियामेंट हैज एम्पावर्ड, पार्लियामेंट इसको एम्पावर दिया है कि जो कि एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू लेवी टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम के छोड़कर जो भी इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। समझ आ गया, तो ये है टैक्स, ये एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैं आपको याद करा दूंगा, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद क्या क्या कंपोनेंट है इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में क्या क्या कंपोनेंट है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया। तो क्या क्या कंपोनेंट है इनकम टैक्स में, वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, क्या क्या कंपोनेंट है इनकम टैक्स में। तो आपको इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है, आपको इनकम टैक्स में क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो चलो पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पहले है द लेवी ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो जो भी लेवी होगा, मीन्स जो चार्ज होगा, इम्पोज होगा इनकम टैक्स इंडिया में, उसको गवर्न कौन करेगा, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसको आप याद रखिए, हर क्वेश्चन में आपका आएगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो कि गवर्न करता है लेवी ऑफ इनकम टैक्स के लिए। ठीक है, तो ये गवर्न करता है इनकम टैक्स लेवी करने के लिए। तो ये कौन है, इसको अगर याद रखना है तो याद रखने के लिए आप इसको अपना माँ समझिए। ठीक है, ये है मदर हमारा, जो कि वो गवर्न करता है। जो कोई भी बच्चे के लिए जब कोई भी एक्ट आता है जिसको गवर्न कौन करता है, कोई भी बच्चे के लिए तो गवर्न करता है माँ बाप है। तो इसमें से माँ है जो कि यही इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स के लिए इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, माँ है जो गवर्न करता है। जो भी पढ़ेंगे हम इनकम टैक्स में, माँ जो भी बताएंगे हम वही पढ़ेंगे। जैसे माँ
जो भी बताते हैं खाने के लिए हम वही खाते हैं या कोई भी काम करते हैं। तो वैसे इनकम टैक्स में जो भी पढ़ेंगे वो बताएंगे कौन, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इसको आप याद रखने के लिए मदर आप याद रखिए, माँ है। उसके बाद once the finance bill is approved by the parliament and gets the assent of the president, it becomes finance act। तो फाइनेंस एक्ट जब हमारा फाइनेंस बिल जब पास होता है, अप्रूव होता है, कहां पे, पार्लियामेंट में, उसके बाद असेंट किससे लेता है, मींस अप्रूवल किससे लेते हैं, प्रेसिडेंट, जो हमारा इंडिया का प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, उनसे ये जब असेंट ले लेगा, परमिशन ले लेगा, तो वहां पे वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट कौन है, जो हमारा पापा है, फादर है। तो यहाँ पे फाइनेंस एक्ट क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए मैं आपको याद करा रहा हूं। तो ये है फादर, फाइनेंस एक्ट है फादर। तो पहले लेवी होगा इनकम टैक्स इन इंडिया गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि माँ है। उसके बाद एक बार फाइनेंस बिल, जब हमारा फाइनेंस बिल लेकर जाते हैं पार्लियामेंट, उसके बाद वो पास हो जाएगा। फाइनेंस बिल कौन लेता है, हमारा जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, वो फाइनेंस बिल लेकर जाएगा। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, वो लेके जाएगा फाइनेंस बिल। उसके बाद वो अप्रूव कहां पे होगा, हमारा पार्लियामेंट में अप्रूव होगा। उसके बाद उसको असेंट देंगे कौन, परमिशन कौन देंगे, अप्रूवल कौन देंगे, जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद। वो रामनाथ कोविंद जी उसको अप्रूवल या असेंट देने के बाद वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट जो भी बताएगा वो इनकम टैक्स करेगा, तो वो है फादर। मींस इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर और एक एक्ट है जो कि फाइनेंस एक्ट है, जो कि है फादर। माँ के ऊपर बाबा है हमारा, तो बाबा जो भी बोलेंगे माँ वही काम करेंगे। तो इसलिए फादर सबसे घर का सबसे हेड है, इसलिए फादर है फाइनेंस एक्ट, जो कि इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर, और एक है फाइनेंस एक्ट। तो फाइनेंस एक्ट है बाबा है। उसके बाद चलो चलते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट है माँ एंड फाइनेंस एक्ट है बाबा। उसके बाद आगे चलते हैं, दी सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इसको आगे पढ़ेंगे सीबीडीटी। तो सीबीडीटी आपको लिख लीजिए, सीबीडीटी कौन है, यहाँ पे लिख लोगे, अभी नहीं है, मैं आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। तो सीबीडीटी है इज एम्पावर्ड, सीबीडीटी is empowered to make rules for carrying out the purpose of this act. These rules are collectively called as income tax rules. तो और एक चीज हम पढ़ेंगे जो कि इनकम टैक्स रूल, इनकम टैक्स रूल 1962, कुछ रूल्स पढ़ेंगे एक्ट को, एक्ट में हेल्प के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक्ट को समझने के लिए कुछ रूल पढ़ेंगे। तो रूल को कौन इशू करता है, तो रूल्स को इशू करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। जैसे हमारे इनकम टैक्स का हेड अगर आप बोलोगे कौन है, तो वो है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वैसे जीएसटी में हम पढ़ेंगे सीबीआईसीए। तो ऐसे सीबीडीटी है हेड इनकम टैक्स में, जो रूल प्रोवाइड करते हैं इनकम टैक्स में इजी के लिए, इज ऑफ डूइंग के लिए एंड कोई भी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सीबीडीटी यहाँ पे रूल इशू करते हैं एंड रूल को मानना पड़ेगा, जो भी टैक्स पेयर है, जो भी हमारे जैसे लोग हैं जो टैक्स देते हैं, उनको मानना पड़ेगा रूल। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इनकम टैक्स एंड कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स के लिए है रूल। तो हम इनकम टैक्स रूल 1962 को भी पढ़ना पड़ेगा ये इनकम टैक्स के साथ। तो इनकम टैक्स में तीन चीजें आ गए हैं। और इनकम टैक्स रूल कौन है, तो इनकम टैक्स रूल है, इसको क्या बोलते हैं हमको याद रखने के लिए, तो ये है हमारा ब्रदर सिस्टर, भाई बहन है, जो कि हेल्प करते हैं हमें कोई भी डिसीजन में। ब्रदर सिस्टर है, भाई बहन है, जो कि हमको हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन के लिए। तो क्या क्या पहले पढ़े हैं, इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे जो कि माँ है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे जो कि बाबा है, वो माँ के ऊपर है, जो कि है हमारा फाइनेंस एक्ट ऊपर है इनकम टैक्स एक्ट का। उसके बाद हम इनकम टैक्स रूल 1962 पढ़ेंगे जो कि हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनकम टैक्स के लिए, वो इनकम टैक्स को समझने के लिए हेल्प करेगा एंड इसको इशू करेगा कौन, सीबीडीटी। सीबीडीटी इसको इशू करेगा एंड वो कौन है, भाई बहन है, जो कि हमको हेल्प करते हैं कोई भी डिसीजन में, जैसे इनकम टैक्स को वो हेल्प करेंगे कोई भी डिसीजन के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं,
सर्कुलर है, सर्कुलर आर इशूड बाय द सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम टू डील विद द क्लैरिफाई डाउट अबाउट सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द प्रोविजन। तो सर्कुलर उसके बाद इशू करेगा कौन? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो इशू करेगा सर्कुलर। सर्कुलर कौन है? जो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स है, वो कभी भी मन करे तो आ जाते हैं, जिसको सीबीडीटी सेंड करता है, मींस इशू करता है सीबीडीटी। अगर कोई भी डाउट होता है, ठीक है, कोई भी डाउट होता है हमारा इनकम टैक्स प्रोविजन में, तो वहां पे क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर इशू कौन करता है? जो हमारा सीबीडीटी सर्कुलर इशू करता है। तो ये है सर्कुलर कौन है? सर्कुलर है फ्रेंड्स रिलेटिव है, ठीक है, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव है, जो जब मन करे आ जाते हैं। फ्रेंड्स एंड रिलेटिव है सर्कुलर, रिलेटिव से, ठीक है। तो ये चार चीज है। पहला है इनकम टैक्स एक्ट, जो कि गवर्न करता है इनकम टैक्स को। उसके बाद है हमारा फाइनेंस एक्ट, वो कैसे आता है? जब फाइनेंस बिल अप्रूव हो जाता है पार्लियामेंट में, वो जाता है अप्रूव होने के लिए, पार्लियामेंट अप्रूव होने के बाद हमारा प्रेसिडेंट साहब ने उसको आसन देते हैं, उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। उसके बाद है सीबीडीटी, वो एम्पावर होता है रूल इशू करने के लिए। जो रूल इशू करता है उसको कलेक्टिवली हम बोलते हैं इनकम टैक्स रूल 1962। उसके बाद सर्कुलर इशू करता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, कोई भी डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, तो इसको सर्कुलर बोलते हैं। सर्कुलर है हमारा फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। उसके बाद लास्ट है The study of case law is an important and unavoidable part of study of income tax law. तो हमको भी study of case law पढ़ना पड़ेगा, is an important and unavoidable part of study of income tax law. तो income tax law को समझने के लिए हमको study of case law पढ़ना पड़ेगा। case law आपके इंटर सिलेबस में नहीं है, वो फाइनल में है, तो वहां पे हम केस लॉ डिस्कशन करते हैं, बट आपको केस स्टडी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कोई भी हेल्प चाहिए तो हम जाते हैं कहाँ पे? फैमिली में कोई भी हेल्प चाहिए तो जाते हैं कहाँ पे? ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, तो उनके पास जाते हैं। वैसे कोई भी हमारा डाउट होगा इनकम टैक्स में, तो कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा, तो वहां पे हम जाते हैं कहाँ? किसके पास? जो हमारा केस लॉ मीन्स जज, जो कोर्ट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं, उसको उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। तो स्टडी ऑफ केस लॉ, स्टडी ऑफ केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, जो कि ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है, स्टडी ऑफ केस लॉ है। तो यहाँ पे स्टडी ऑफ केस लॉ है, जो कि हमारा ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर है। ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर है। तो चलो इसको और एक बार याद करते हैं, क्या क्या पढ़े हैं। आ जाओ क्या क्या पढ़े हैं। पहले है इनकम टैक्स इज एन मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद इनकम टैक्स को पार्लियामेंट एम्पावर है टू एम्पावर्ड बाय एंट्री नंबर 982, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246, आर्टिकल नंबर 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद वो एम्पावर है कि लेवी टैक्स करेगा ऑल इनकम के ऊपर एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम को छोड़कर, जो भी इनकम है उसके ऊपर एम्पावर है टैक्स लगाने के लिए। उसका कंपोनेंट है, कंपोनेंट क्या है? 5 चीज है कंपोनेंट। पहला है जो आपका है इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ना पड़ेगा इनकम टैक्स को समझने के लिए, जो कि है मदर है। उसके बाद कौन है? फादर है। फादर मीन्स फाइनेंस एक्ट, वंस फाइनेंस बिल इज अप्रूव बाय द पार्लियामेंट, उसके बाद वो आसन दे देके कौन? जो हमारा प्रेसिडेंट साहब जी, उसके बाद वो बन जाएगा फाइनेंस एक्ट, जो कि है फादर। उसके बाद है हमारा सीबीडीटी, वो इशू करेगा कौन? सर्कुलर, और रूल इशू करेगा फॉर कैरिंग आउट की अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोविजन के लिए वो रूल इशू करेगा, एंड कलेक्टिवली वो रूल को क्या बोलेंगे? इनकम टैक्स रूल है, जो कि है ब्रदर सिस्टर। उसके बाद है सर्कुलर, सर्कुलर सीबीडीटी इशू करेगा फॉर क्लैरिफाई एनी डाउट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स, जो कि है सर्कुलर। तो सर्कुलर है हमारा रिलेटिव फ्रेंड्स, जो कभी भी आ जाता है बिना बताई। उसके बाद है स्टडी ऑफ केस लॉ, केस लॉ पढ़ना पड़ेगा, कोई भी डाउट, एंड वो इंपोर्टेंट एंड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ है। कोई भी डाउट के लिए हम जाते हैं कोर्ट के पास, जैसे हमारा ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के पास जाते हैं, वैसे हम जाएंगे कोर्ट के पास कोई भी केस लॉ के लिए। ठीक है, ये सब इनकम टैक्स का पार्ट है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं एंड गाना चलाता हूं, आप टेंशन मत लीजिए, चिल होके लिखिए, आपके लिए गाना चलाता हूं। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए आप लोग, जो भी पहले पढ़ाया था उसको आप
मत लिखिए, उसको हम पढ़ेंगे जीएसटी में, आपके बुक में है, वहां पे टाइम देके अच्छे से समझाएंगे, और एक बार, दो बार, तीन बार समझाएंगे। तो अभी के लिए आप यहीं से लिख लीजिए, यहीं से इतना तक लिख लीजिए, तो आगे हम पढ़ेंगे इसको लिखने के बाद। तो आप लोग लिख लिया, तो चलो आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या दिया है। तो आ जाइए, लेवी ऑफ इनकम टैक्स। तो लेवी ऑफ इनकम टैक्स, तो लेवी कैसे होता है इनकम टैक्स, तो चलो देखते हैं। इनकम टैक्स इज ए टैक्स लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। तो इनकम टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम, जो भी टोटल इनकम है हमारा उसके ऊपर लेवी होता है। ऑफ टोटल इनकम कौन सा है, जो प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम ऑफ एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन का प्रीवियस ईयर में जो भी टोटल इनकम होता है तो उसके ऊपर ये टैक्सेस लेवी होता है इनकम टैक्स। ऑल टोटल इनकम के ऊपर, जितना भी आपका टोटल इनकम है उसके ऊपर वो लेवी होगा। एंड प्रीवियस ईयर मीन्स जो आपका पिछले ईयर में जो भी, पिछले साल जो भी इनकम कमाए थे उसके ऊपर ये लेवी होगा। जैसे हम कोई भी खेत करते हैं,
खेती में जो प्रीवियस ईयर कमाते हैं, मीन्स पिछले साल जो भी खेती करते हैं उनका जो आता है उसको हम इस साल उसको खाते हैं। तो वैसे जो भी प्रीवियस ईयर इनकम करेंगे, कमाएंगे, उसके ऊपर इस साल हम टैक्स देंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्या है एंड इस साल को क्या बोलते हैं ये बाद में देखेंगे। उससे पहले हम बता देते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो इनकम टैक्स में आप लोगों को पूरा ही, अगर ये जो फॉर्मेट दिया है अगर इसको आप खत्म कर लेंगे तो आपका पूरा इनकम टैक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मेट दिया है पूरा 2 पेज का फॉर्मेट है, अगर इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका पूरा ही इनकम टैक्स हो जाएगा। तो इनकम टैक्स पहले किसको बोलते हैं? टैक्स इज लेविड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। जो भी टैक्स लेविड होता है प्रीवियस ईयर का टोटल इनकम के ऊपर, इस साल हम टैक्स देते हैं एंड वो एवरी पर्सन का प्रीवियस ईयर का इनकम ऊपर टैक्स देते हैं। तो ये जो टोटल इनकम में क्या क्या आता है, तो टोटल इनकम में हम आगे जाकर पढ़ेंगे तो हर एक इनकम के लिए उसमें इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम मिलेगा। जैसे हम जो भी जॉब किए हैं तो जॉब के लिए हम सैलरी हेड में टैक्स देंगे। तो जॉब जो भी किए हैं उसके लिए है सैलरी हेड है, तो आपको कंपल्सरी टैक्स देना ही पड़ेगा। जो भी जॉब किए हैं उसके लिए है सैलरी हेड में वो टैक्स देंगे जो भी एम्प्लॉयमेंट में है। ठीक है, तो ये इनकम एक ग्रेड में हो गया है, एक हेड में वो कवर हो गया है। उसके बाद जो घर भाड़े में देते हैं, ठीक है, जिसका मेन बिजनेस है रेंटिंग, तो उनके लिए है हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जो भी रेंट में घर देते हैं भाड़े में, तो उनके लिए जो भी कमाई है, जो इनकम है, उनको टैक्स देना पड़ेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ठीक है, पहला है सैलरी जो कमाते हैं उसके लिए वो सैलरी हेड में टैक्स देंगे। उसके बाद जो भी रेंट के हेल्प से इनकम कमाते हैं उनके लिए है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। इसको हम एक एक चैप्टर है, 5 हेड के लिए 5 चैप्टर है, हम वहां पे अच्छे से पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको थोड़ा नॉलेज आ जाना चाहिए। तो कोई भी लोग जैसे वो बच नहीं पाएगा इनकम टैक्स में, उसको इनकम टैक्स देना ही पड़ेगा कंपल्सरी। जो भी इनकम आप लाइए उसके ऊपर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। हम अभी पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे ना तो ये बहुत इजी हो जाएगा एंड फेवरेट आपका हो जाएगा। मेरे जैसे ये फेवरेट था, बीकॉम से ही ये फेवरेट था। ठीक है, जैसे मैं बीकॉम के बाद डायरेक्ट एंट्री में ये सीए बना, तो इसलिए मेरा बीकॉम में ये ऑलरेडी था, उस टाइम से ये फेवरेट मेरा हो गया था। तो इसलिए जो भी सैलरी मीन्स सैलराइज पर्सन है वो सैलरी हेड में टैक्स देंगे। उसके बाद जो रेंटिंग बिजनेस है, रेंटिंग मीन्स वो उनका घर है, उसको भाड़े में देते हैं, रेंट में देते हैं, तो जो भी पैसा आता है, इनकम आता है, तो वहां पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसके ऊपर टैक्स देंगे वो लोग। उसके बाद जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस और हमारे जैसे क्लासेस चलाते हैं, मीन्स प्रोफेशन है, हम प्रोफेशन करते हैं, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी फार्म जो खोलते हैं तो उनके लिए बिजनेस और प्रोफेशन। तो पीजीबीपी इसको बोलते हैं, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। तो प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, जो भी बिजनेस चलाते हैं तो ये पीजीबीपी मीन्स प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन हेड में उनको टैक्स देना पड़ेगा। और जो भी प्रोफेशन चलाते हैं, तो जैसे डॉक्टर और एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट फार्म, और हमारे जैसे प्रोफेशन देते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो सब प्रोफेशन में चला जाता है। तो बिजनेस या प्रोफेशन में आप कोई भी इनकम कमाते हैं तो आपको पीजीबीपी हेड में टैक्स देना पड़ेगा। समझ आ गया? सैलराइज पर्सन के लिए सैलरी हेड है, रेंटिंग बिजनेस के लिए हाउस प्रॉपर्टी हेड है, एंड आपका बिजनेस और कोई भी प्रोफेशन चलाते हैं तो उनके लिए पीजीबीपी हेड है। समझ गए होंगे? कोई भी आपका इनकम नहीं छूटेगा। उसके बाद आ जाइए, और भी आपका डाउट्स उसको भी खत्म करते हैं। बहुत सारा बच्चे सोचते होंगे जो ओनली लैंड और बिल्डिंग भेजते हैं, तो बहुत सारा बच्चे का दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि जो भी सर सेल करते हैं लैंड या बिल्डिंग, ठीक है, जो है हमारा बिल्डर है, उनका इनकम कहां पे जाएगा? तो उनका इनकम के लिए एक है कैपिटल गेन, तो उनके हेड के लिए कैपिटल गेन है हेड। जो भी बिल्डिंग या लैंड सेल करते हैं उससे जो भी इनकम आता है उसके लिए है कैपिटल गेन। ठीक है, अभी बहुत सारा बच्चे का मन में है ऐसे तो बहुत सारा हेड है, बहुत सारा हेड है, तो कहां से? जैसे कोई भी लॉटरी है, डिविडेंड इनकम है, अदर इंटरेस्ट इनकम है, और कोई भी डायरेक्टर वो सब भी लेते हैं, एमपी एमएलए और कैजुअल टैक्सेबल जो इनकम है, तो वहां पे क्या होगा? तो उनके लिए एक है जो बैलेंसिंग फिगर वाला है, जो हम +2 में पढ़ते हैं या आपका 12th में पढ़े हैं, बैलेंसिंग फिगर एक होता है। तो ये एक है अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला है,
जिसमें जो भी इनकम आपका 4 हेड में नहीं कवर हुआ है, जैसे सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी हेड, पीजीबीपी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, लास्ट है आपका कैपिटल गेन हेड में अगर कवर नहीं होता है तो वो बैलेंसिंग फिगर वाला हेड में चला जाता है, जैसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो नाम ही अदर सोर्स है, जो भी अदर वाला इनकम रहता है तो वो सब अदर सोर्स में चला जाता है। तो ऐसे 5 हेड सब हम इनकम देखेंगे। तो आपको अभी कोई भी अगर पूछेगा कि टैक्स कितने हेड का है तो आप बता देना 5 हेड्स ऑफ टैक्सेस है जिसमें इनकम टैक्स लगता है। तो पहला है सैलरी, दूसरा है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन जिसको पीजीबीपी बोलते हैं, उसके बाद कैपिटल गेन है सीजी, कैपिटल गेन बोलते हैं। लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वाला हेड है जो कि बैलेंसिंग फिगर वाला है। तो इसको सब मिलाएंगे, उससे एक हम डिडक्शन भी लेंगे, डिडक्शन चैप्टर है, जो भी हम पढ़ेंगे ये सब पूरा समराइज करके यहाँ पे बताया है। तो हम अभी डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आपका नॉलेज नहीं है इतना, तो हम एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसको डिस्कशन करेंगे, इसलिए इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। जब एक एक चैप्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे आकर डिस्कशन करेंगे। समझ आ गया? तो चलो आगे चलते हैं। क्या है यहाँ पे, इसको लिखना मत है, ये आपके बुक में रहेगा, इसको मत लिखिए, ये बहुत बड़ा ये डायग्राम है, ये पूरा ही आपका इनकम टैक्स का समरी है। ठीक है, इनकम टैक्स का पूरा समरी है। अगर आपको एक ही पेज में जानना है इनकम टैक्स क्या है पूरा सिलेबस, तो इसको देख लेना, तो आपका पूरा इनकम टैक्स हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। इसको आप छोड़ दीजिए, मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। तो आ जाइए यहाँ पे, पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या है। तो हम अभी पढ़ के आए हैं, जो भी हम टैक्स देंगे किसके ऊपर, प्रीवियस ईयर टोटल इनकम के ऊपर हम टैक्स देंगे इन दी प्रेजेंट ईयर में। प्रेजेंट ईयर को क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। प्रेजेंट ईयर को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो आ जाइए, पहले हम देखते हैं असेसमेंट ईयर। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि प्रेजेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर को क्या बोलते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर, ये है प्रीवियस ईयर, और एक है असेसमेंट ईयर। जो प्रेजेंट ईयर है उसको हम बोलेंगे असेसमेंट ईयर, तो इनकम टैक्स में उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। समझ आ गया, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। जैसे हम बोले थे, कोई भी हम खेती करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, जो पिछले साल हम खेती करते हैं तो उसको हम कैसे कंज्यूम करेंगे, जो प्रेजेंट ईयर में उसको कंज्यूम करेंगे। वैसे जो भी इनकम कमाएंगे पिछले साल में, जो भी इनकम कमाएंगे पिछले साल पर, उसके ऊपर टैक्स, ये जो असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट ईयर मीन्स प्रेजेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मीन्स प्रेजेंट ईयर, असेसमेंट ईयर मीन्स प्रेजेंट ईयर, प्रीवियस ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर। आपको जो पास्ट ईयर है, पिछले साल है, पास्ट ईयर है। ठीक है, पास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर, जो कि ये प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर है। इनकम हम प्रीवियस ईयर का इनकम है, टैक्स देंगे असेसमेंट ईयर में। ठीक है, जो भी पिछले साल इनकम कमाए थे उसके ऊपर इस साल हम टैक्स देंगे, पिछले साल इनकम के ऊपर इस साल हम टैक्स देंगे। ठीक है, तो बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको बताइए प्रेजेंट ईयर कहां से शुरू होता है एंड प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होता है। ठीक है, प्रेजेंट ईयर मीन्स असेसमेंट ईयर कहां से शुरू होता है, एंड पिछले जो ईयर मीन्स प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होता है। तो प्रेजेंट ईयर, आपका एग्जाम कब है, आपका एग्जाम है टर्म में, आपको बता देता हूं, आपका टर्म है मई 2020 या नवंबर 2020 है। ठीक है, तो हम आजूम कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जिसका एग्जाम है मई 2020 या नवंबर 2020। उनके बाद भी स्टूडेंट अगर पढ़ेंगे तो उनके लिए असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप टेंशन मत लीजिए, मगर ये जो मई 2020 एग्जाम या नवंबर 2020 एग्जाम के लिए आप ये वाला पीरियड आप याद रख दीजिए। तो मई 2020 या नवंबर 2020 एग्जाम के लिए है आपका असेसमेंट ईयर क्या है। तो असेसमेंट ईयर है 2022 एंड 23 है आपका असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स इसको AY बोलेंगे, असेसमेंट ईयर
असेसमेंट ईयर है 22 एंड 23 है, 2022-23 है असेसमेंट ईयर। एंड प्रीवियस ईयर क्या है, दो पिछले साल है, जो कि ये प्रीवियस ईयर के लिए PY लिखेंगे एंड उसको हम आप याद रख लीजिए उसके पिछले साल क्या है, जो कि है 2021 एंड 2022। ये क्यों ऐसे डेट क्यों है, पहले देखते हैं ऐसे डेट क्यों है, ये जो 21-22 क्यों है। तो हमारा आपको पता होगा या नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूं। टू टाइप्स कैलेंडर है, टू टाइप्स का कैलेंडर है। कुछ कंट्री कैलेंडर को शुरू करते हैं, कुछ यहाँ पे इंडिया में दो टाइप्स का ईयर है, एक है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर है, और एक है फाइनेंशियल ईयर। तो इंडिया में टू टाइप्स का ईयर है, जो कि एक है कैलेंडर ईयर, दूसरा है फाइनेंशियल ईयर। तो कैलेंडर ईयर आपको पता होगा, जो हम कैलेंडर में देखते हैं, जो कि 1 जनवरी से शुरू होता है एंड 31 दिसंबर में खत्म होता है। ठीक है, 1 जन में वो शुरू होता है एंड वो खत्म होता है 31 दिसंबर में। ये है कैलेंडर ईयर, आप लोगों को पता होगा। बट और एक है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर ये अकाउंटिंग या आपका फाइनेंशियल एरिया में इनकम टैक्स में ये लगता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या है, जो आपका 1 अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड वो खत्म कब होगा, जो नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च। तो 31 मार्च में वो खत्म होता है, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च में वो खत्म होता है, नेक्स्ट ईयर का ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च में ये खत्म होता है। यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर को हमारे इनकम टैक्स में मानते हैं, ये जो फाइनेंशियल ईयर को हमारे इनकम टैक्स में मानते हैं। ठीक है, इनकम टैक्स में ये जो फाइनेंशियल ईयर को ही मानते हैं। हमारा बहुत सारा बिजनेस इसको मानते हैं एंड इनकम टैक्स में इसको मानते हैं, अकाउंटिंग में भी इसको मानते हैं। बट कैलेंडर ईयर को भी कुछ कुछ जगह में कैलेंडर ईयर को जैसे GST में भी मानते हैं कैलेंडर ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर, वैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर को इनकम टैक्स में मानते हैं, जो शुरू होता है 1 अप्रैल से एंड खत्म होता है नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च से। तो ये 2 साल के लिए ये लगता है, ये जो फाइनेंशियल ईयर 2 साल में पड़ता है। इसीलिए हम यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे क्या होगा, तो प्रीवियस ईयर यहाँ पे होगा, हम इसको अगर देखेंगे प्रीवियस ईयर आपका शुरू हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होता है एंड नेक्स्ट ईयर का 31 मार्च तक। तो है 31 मार्च 2022। ठीक है, 31 मार्च 2022 तक ये प्रीवियस ईयर चलता है। ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होता है 2021 का एंड 31 मार्च का 2022 तक ये चलता है आपका प्रीवियस ईयर। उसके बाद ये जो असेसमेंट ईयर, आप पहले समझिए, आपको टाइम दोगा लिखने के लिए। ठीक है, वैसे असेसमेंट ईयर मींस प्रेजेंट ईयर कहां से शुरू होता है आपके लिए, तो असेसमेंट ईयर आपका शुरू होता है, असेसमेंट ईयर शुरू हो जाता है 1 अप्रैल से शुरू हुआ। कोई भी ईयर यहाँ पे 1 अप्रैल से ही शुरू होगा एंड 31 मार्च में खत्म होगा। बट उसका ईयर चेंज हो जाएगा, जो कि 22 से शुरू हो जाएगा एंड 31 मार्च 2023 में वो खत्म होगा। ठीक है, 31 मार्च 2023 में खत्म होगा। ये जो डेट को आपको याद रखना ही पड़ेगा, आपके एग्जाम के लिए ये डेट को आपको याद रखना ही पड़ेगा कंपल्सरी। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे, अगर भी याद नहीं होता है, याद तो हो जाएगा, क्योंकि हम ये जो डेट को हर जगह यूज करेंगे, हर जगह ही ये डेट हम यूज करेंगे, इसलिए आपका पूरा ही याद रह जाएगा, टेंशन मत लीजिए। तो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर क्या है, तो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल को हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर एंड करेंट ईयर प्रेजेंट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। एंड ये प्रीवियस ईयर कब से शुरू होता है,
एंड प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर ये जो प्रेजेंट ईयर असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देंगे। प्रीवियस ईयर कब से शुरू होता है? प्रीवियस ईयर कब से शुरू होगा? जो आपका 1 अप्रैल ऑफ 2021 से 31 मार्च ऑफ 2022 में खत्म होगा। एंड असेसमेंट ईयर कब से शुरू होगा? 1 अप्रैल 2022। जब प्रीवियस ईयर खत्म होगा वहीं से असेसमेंट ईयर शुरू होता है। तो प्रीवियस ईयर यहां से शुरू होके यहां से खत्म होता है, उसके बाद असेसमेंट ईयर यहां से शुरू होके यहां तक जाएगा, जो कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। ये आपका असेसमेंट ईयर। समझ आ गया? एंड अगर आप ईयर वाइज याद रखेंगे तो ईयर वाइज है, प्रीवियस ईयर है 2021-22 है एंड असेसमेंट ईयर है 2022-23 है। ठीक है, तो ये है प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हम पढ़ लेते हैं। ये तो समझ आ गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट चलो हम पढ़ लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। तो मीनिंग ऑफ असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर क्या है? तो असेसमेंट ईयर पहले है, असेसमेंट ईयर है दिस मीन्स ए पीरियड ऑफ 12 मंथ कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। तो असेसमेंट ईयर 12 मंथ का आता है। कोई भी ईयर वो 12 मंथ का ही आता है। ठीक है, कोई भी ईयर 12 मंथ का ही आता है, तो इसीलिए असेसमेंट ईयर भी 12 मंथ का है। जैसे यहाँ पे आपका 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है, ये आपका 12 मंथ का ही आता है। कोई भी ईयर 12 मंथ का ही आता है, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। तो ये 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं प्रीवियस ईयर का नेक्स्ट ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इतना आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद दिस ईयर इन व्हिच टैक्स इज पेड इज कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर, व्हाइल द ईयर इन रेस्पेक्ट ऑफ व्हिच इनकम व्हिच द टैक्स इज लेविड इज कॉल्ड प्रीवियस ईयर। तो जिस ईयर में हम टैक्स पेड करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, एंड जिस ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स लेवी होता है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं तो इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, एंड जिस भी ईयर में हम टैक्स पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को तो उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। समझ आ गया? वही बोला है, असेसमेंट ईयर वो स्टार्ट होता है आपका 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड ये 12 मंथ का होता है। उसके बाद जिस ईयर में हम टैक्स पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, एंड जिस ईयर का इनकम के ऊपर हम टैक्स लेवी करते हैं मींस टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जांपल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर ये है 21 एंड 22, जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक। ठीक है, तो यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या है हमारे लिए, आपका एग्जाम के लिए, जो कि मई 22 एंड नवंबर 22 के लिए आपके लिए असेसमेंट ईयर क्या है 2022 एंड 23 है, एंड प्रीवियस ईयर क्या है 2021 एंड 22 है, एंड वो स्टार्ट होता है कब से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है। ये इजी है, आप टेंशन मत लीजिए, ये बहुत इजी है, जो कि पहला कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, तो हम प्रीवियस ईयर को कल पढ़ाएंगे। आप पहले इसको लिख लीजिए, मैं आपको टाइम देता हूं, इसको लिख लीजिए। हम कल प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको, मैं आपके लिए गाना चलाता हूं। आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, इसको लिख लीजिए पहले।
तो आप लोग लिख लिया। तो चलो आज जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 3 बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, मिनिमम 3 बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि हमारा मेन एरिया है रिवीजन का। ऐसे रिवीजन करेंगे कि जैसे एग्जाम के दिन हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे होना चाहिए कि हम पूरा तैयार है। क्लास जब खत्म होगा आप पूरा ही कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपके अंदर कि हाँ हम एग्जाम में बैठ पाओगे, ठीक है। तो चलो जो भी पढ़े हैं उसको मिनिमम 3 बार रिवाइज कर लेते हैं एंड उसको जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करेंगे। तो आ जाइए, पहले हम पढ़ाए थे आपको ये जो इनकम टैक्स क्या है। इनकम टैक्स जो टैक्स पहले पढ़े थे, टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, इसको हम जीएसटी में पढ़ेंगे, बट आज पढ़े हैं उसको पढ़ लेते हैं। टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, इट इज एन इनफोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन to any pursuant to any legislative authority. Tax is nothing but the amount paid by the people to the government which is used by the government for public services. उसके बाद उसका हिस्ट्री क्या है, तो उसका हिस्ट्री है ये 1860 में इम्पोज हुआ था। इम्पोज कौन किए थे? सर जेम्स विल्सन ने। किसके लिए? जो लॉस रिकवर फ्रॉम दी लॉस हुआ था रिकवर करने के लिए, जो कि हुआ था मिलिटरी वार इन 1857 में। उसका टैक्स 2 टाइप्स का है, पहला है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है आपका जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। उसके बाद डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली कलेक्ट होता है, मींस पेड करते हैं गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को। उसके बाद हम इनकम टैक्स बुक को गए थे। इनकम टैक्स बुक में पहले देखे थे इंट्रोडक्शन चैप्टर, जो कि ओवरव्यू था। पहले ये जो इनकम टैक्स ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद पार्लियामेंट का पावर है, एम्पावर दिया है, जो एंट्री नंबर 82 है, यूनियन लिस्ट 7 शेड्यूल ऑफ आपका आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि पावर देता है वो लेवी करेंगे टैक्स, लेवी ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। उसके बाद बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूट उसका है, मीन्स उसका कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट है, जो कि मदर फादर ब्रदर सिस्टर एंड आपका रिलेटिव दोस्तों है, फ्रेंड्स है, एंड लास्ट है आपका ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर है। तो पहले है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स गवर्न करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। उसके बाद जो कि है मदर, उसके फादर है फाइनेंस एक्ट, जो फाइनेंस बिल वो पार्लियामेंट में अप्रूव होने के बाद आसन लेते हैं किससे? प्रेसिडेंट से। उसके बाद वो फाइनेंस एक्ट होता है फादर। उसके बाद है आपका रूल्स, मींस सिबिलिटी, वो वेरियस रूल इशू करता है फॉर कैरिंग आउट पर्पज ऑफ दी इनकम टैक्स, वो मिलकर होता है इनकम टैक्स एक्ट रूल्स 1962। उसके बाद सर्कुलर कौन इशू करेगा? सिबिलिटी फॉर क्लैरिफाइंग एनी डाउट, डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए वो सर्कुलर इशू करेगा। उसके बाद है आपको स्टडी ऑफ केस लॉ करना पड़ेगा। जो भी डाउट होगा तो जाएंगे हम किसके पास? कोर्ट के पास और ट्रिब्यूनल के पास, जिसको बोलते हैं हम ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर। उसके बाद है लेवी ऑफ इनकम टैक्स। लेवी ऑफ इनकम टैक्स में हम इनकम टैक्स लेवी करते हैं ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। एवरी पर्सन का जो प्रीवियस ईयर में इनकम है उसके ऊपर हम टैक्स लेवी करते हैं। उसके बाद हम 5 हेड्स ऑफ इनकम देखे थे। 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? क्या है 5 हेड्स ऑफ इनकम? पहला है सैलरी, सैलराइज पर्सन के लिए सैलरी है। उसके बाद रेंट जो भी बिजनेस है उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी है। उसके बाद बिजनेस और प्रोफेशन है, प्रॉफिट एंड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और बिजनेस और प्रोफेशन। उसके बाद कैपिटल गेन, लास्ट है अदर सोर्स। उसके बाद है हम पढ़े थे असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, आओ असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर देखे थे। प्रीवियस ईयर मींस पास्ट ईयर, असेसमेंट ईयर मींस प्रेजेंट ईयर। तो प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम होगा उसके ऊपर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देंगे। प्रीवियस ईयर मींस 2021-22 है, असेसमेंट ईयर मींस 2022-23 है। उसके बाद है ये ईयर कब से शुरू होता है? प्रीवियस ईयर शुरू होता है आपका, प्रीवियस ईयर शुरू होता है आपका, आ जाइए, प्रीवियस ईयर शुरू होता है आपका 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। उसके बाद असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 है। उसके बाद कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर मेनली 1 जनवरी से 31 दिसंबर एंड फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसके बाद ये जो प्रीवियस असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट देखे थे, असेसमेंट ईयर मेनली 12 मंथ का एक पीरियड होता है एंड ये एवरी ईयर आता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। उसके बाद जिस ईयर का इनकम के ऊपर हम टैक्स देते हैं, पेड करते हैं, तो उसको बोलते हैं, जिस भी ईयर में टैक्स पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, एंड जिस भी ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो ये हमारा फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम के लिए आपका है प्रीवियस ईयर है 2021-22 है एंड असेसमेंट ईयर है 2022-23 है। तो इतना ही पढ़े थे, ये था आपका पहला रिवीजन। उसके बाद चालू चलते हैं दूसरा रिवीजन के तरफ। आ जाइए, दूसरा रिवीजन क्या है? अभी दूसरा रिवीजन शुरू करते हैं। बुक मत देखिए, मेरे तरफ देखिए। पहला है पढ़े थे टैक्स। टैक्स क्या है? टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी पेमेंट या डोनेशन है। टैक्स इज एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन
pursuant to any exacted pursuant to any legislative authority. उसके बाद tax is nothing but the amount paid by the people to the government which is used to provide public services. उसका हिस्ट्री क्या था? ये 1860 में इम्पोज हुआ था बाय सर जेम्स विल्सन ने, एंड ये जो भी लॉस रिकवर करने के लिए, मिलिटरी वॉर में जो भी लॉस हुआ था उसको रिकवर करने के लिए 1857 में जो मिलिटरी वॉर, उसके डायरेक्ट टू टाइप्स का टैक्स है, एक है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी कस्टम ड्यूटी. डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को, इनडायरेक्ट टैक्स जो इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को. उसके बाद हम पढ़े थे ये आपका है, आ जाइए आईटी बुक में हम शुरू किए थे आज डायरेक्ट टैक्स बुक में. पहले इनकम टैक्स इज एन मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है. उसके बाद इनकम टैक्स को ये जो पार्लियामेंट एम्पावर करता है, एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. उसके बाद वो लेवी होता है ऑल ऑन इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम. उसके बाद वेरियस कंपोनेंट, 5 कंपोनेंट है. पहला है इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा है फाइनेंस एक्ट, तीसरा है आपका बोलिए तीसरा है आपका रूल्स है, उसका सर्कुलर है, चौथा है लास्ट है आपका है बोलिए स्टडी ऑफ केस लॉ. केस लॉ मींस कोर्ट के पास जो भी केस है उस लॉ को पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद 5 पेड्स ऑफ इनकम पढ़े थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, बोलिए प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन, एंड लास्ट है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. उसके बाद हम प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़े थे. तो मेनली असेसमेंट ईयर क्या होता है? असेसमेंट ईयर आपका 12 मंथ का एक ईयर होता है जो स्टार्ट होता है 5 अप्रैल से. उसके बाद जो भी ईयर में हम पेमेंट करते हैं टैक्स उसको असेसमेंट ईयर बोलते हैं. जिस भी ईयर का इनकम के ऊपर टैक्स पेमेंट करते हैं उसको प्रीवियस ईयर बोलते हैं. उसके बाद प्रीवियस ईयर कब से शुरू होता है? 1 अप्रैल 2021 से 22 तक 31 मार्च का. एंड असेसमेंट ईयर आपका 1 अप्रैल का 2022 से 31 मार्च 2023 तक ये रहता है आपका असेसमेंट ईयर. समझ आ गया? एंड प्रीवियस ईयर का इनकम के ऊपर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स पेमेंट करेंगे. तो आ जाइए अभी लास्ट बार आपका रिवीजन कंप्लीट करते हैं. आ जाइए लास्ट बार क्या है आपका रिवीजन? पहले है टैक्स किसको बोलते हैं? टैक्स इज नॉट ए वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन. टैक्स इज एन एनफोर्स कंट्रीब्यूशन पर्सुएंट टू एनी एक्जेक्टेड एनी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी. उसके बाद टैक्स इज नॉटिंग बट द अमाउंट पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट व्हिच इज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक सर्विसेज. उसके बाद उसका हिस्ट्री क्या है? 1860 में आया है. इसको सर जेम्स विल्सन ने लाए हैं. एंड ये जो भी मिलिटरी हुआ 1857 में हुआ था उसका लॉस रिकवर करने के लिए आया था. उसके बाद 2 टाइप्स का टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स मींस इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मींस जीएसटी कस्टम ड्यूटी. डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली पेमेंट करते हैं टैक्स टू द गवर्नमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्टली पेमेंट करते हैं. उसके बाद आपका है हम पढ़े थे ये जो ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स. ओवरव्यू ऑफ इनकम टैक्स में पढ़े थे इनकम टैक्स इज एन मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्सेस. उसके बाद पार्लियामेंट का पावर है, एम्पावर्ड है आज पर आपका एंट्री नंबर 82 ऑफ 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट आर्टिकल नंबर 246 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जो लेवी होता है टैक्स ऑन ऑल इनकम एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम. उसके बाद उसका 5 कंपोनेंट, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड ग्रैंड मदर, फादर एंड ग्रैंड मदर. तो पहला है मदर. मदर मीन्स इनकम टैक्स एक्ट 1961. उसके बाद फादर है फाइनेंस एक्ट. उसके बाद है आपका ब्रदर सिस्टर जो की है रूल है मीन्स इनकम टैक्स रूल 1962. उसके बाद आपका है बोलिए आपका है सर्कुलर जो कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव जब भी मन करे वो आ जाते हैं. उसका लास्ट है स्टडी ऑफ केस लॉ मीन्स ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर. उसके बाद पढ़े थे इनकम टैक्स तो लेवी होता है प्रीवियस ईयर इनकम के ऊपर ऑफ एवरी पर्सन टैक्स लेवी होता है. तो 5 हेड्स ऑफ इनकम. पहला है सैलरी, सैलरी एम्प्लॉय के लिए. उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी, रेंट बिजनेस के लिए. प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, पीजीबीपी जो बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं. उसका कैपिटल गेन जो कि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग सेल बिजनेस करते हैं. उसका लास्ट है अदर सोर्स, बैलेंसिंग फिगर वाला हेड है. उसके बाद हम पढ़े थे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर. प्रीवियस मींस जो आपका पास्ट ईयर है, पिछले साल है. असेसमेंट ईयर मींस प्रेजेंट ईयर है. तो प्रीवियस ईयर के इनकम के ऊपर असेसमेंट ईयर में हम टैक्स देते हैं. तो ये जो असेसमेंट ईयर ये 12 मंथ का पीरियड होता है जो कि स्टार्ट होता है 5 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर एंड वो एंड तक होगा 31 मार्च को. उसके बाद ये जो प्रीवियस ईयर फॉर आपके एग्जाम के लिए है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 है. एंड आपका असेसमेंट ईयर है 1 अप्रैल 2022 है एंड अप टू 31 मार्च 2023 है. तो ये आपका 3 बार रिवीजन कंप्लीट हो गया है. तो चलो अभी हम क्या शुरू करेंगे. तो अभी आज का स्ट्रैटेजी आपको बताता हूँ. तो मैं आपको हर एक क्लास में एक एक स्ट्रैटेजी या स्टडी टिप्स आपको बताऊंगा जो कि आपका लाइफ में बहुत हेल्प करेगा एंड आगे वाले लाइफ में भी हेल्प करेगा एंड आपका एग्जाम में भी हेल्प करेगा एंड आपका रिवीजन में भी हेल्प करेगा एंड आपका स्टडी में भी हेल्प करेगा. आपका जो भी प्रॉब्लम है इसमें सब कवर हो जाएगा ये सब स्ट्रैटेजी में. क्योंकि हम हर एक क्लास में एक स्ट्रैटेजी स्टडी टिप्स बताएंगे तो आपका पूरा ही प्रॉब्लम है वो सब
क्लियर हो जाएगा। और कोई भी डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, इनकम टैक्स रिलेटेड या जीएसटी रिलेटेड और अदर कोई भी रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। मेरे नंबर है, आपको बता देता हूँ, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है पर्सनल है, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं 8328907471 है। इसमें आप कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज का स्टडी टिप्स आ जाइए। तो आज का स्टडी टिप्स है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आज का स्टडी टिप्स है, स्टडी टिप्स क्या है, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, जैसे इनकम टैक्स के बारे में आप मत सोचिए, और कोई भी बुक्स लेते हैं तो उसका प्रोविजन आपके दिमाग में होना चाहिए, हर एक प्रोविजन एंड उसका सबसेक्शन सेक्शन होना चाहिए। तो ये आपका बेनिफिट क्या देगा आपके एग्जाम में, और आपका जो एग्जाम से पहले 1.5 डेज है उसमें आप पूरा ही रिवीजन होना चाहिए, 3-4 बार रिवीजन होना चाहिए। मैं आपको इसको लिख के दे देता हूं, आपका ये इनकम टैक्स जीएसटी का हर एक सेक्शन सबसेक्शन रूल एंड नोटिफिकेशन आपके दिमाग में होगा, हर एक सेक्शन एंड हर एक प्रोविजन रहेगा। एंड आप एग्जाम से पहले जैसे 2-3 घंटे में पूरा ही रिवीजन कर पाएंगे, एंड आपका दिमाग में होना चाहिए ये सब प्रोविजन। तो ऐसे आप पढ़ाई करिए कि कोई भी सब्जेक्ट जैसे इनकम टैक्स एंड जीएसटी आपका पूरा ही 2 घंटा 3 घंटा में पूरा ही रिवीजन हो जाएगा। वैसे आपका जो लॉ है, ऑडिट है, जो बहुत ग्रुप देते हैं, एंड आपका ITS EIS SM है, इसको और आपका अकाउंट्स का जो भी प्रोविजन है, कॉस्ट FM का जो भी प्रोविजन है, उसको ऐसे पढ़िए कि आपके दिमाग में हर एक फॉर्मूला, डायग्राम एंड उसका जो प्रोविजन होना चाहिए। जैसे आप एग्जाम के जो बीच में जो 1.5 डेज होता है उसको अच्छे से यूटिलाइज करके 2-3 बार मिनिमम रिवीजन कर पाएंगे। तो ऐसे ही पढ़िए हर एक बुक को, ठीक है, हर एक बुक को। आप टैक्स के बारे में मत सोचिए, मेरे पास आ गए हैं तो आप टैक्स के बारे में मत सोचिए, टैक्स को मैं आपको करा दूंगा। बट आप जो अदर सब्जेक्ट है उसमें आप ऐसे ही पढ़िए कि जैसे आप रिवीजन 2 घंटे में कर पाएंगे एग्जाम से पहले। तो ऐसे ही पढ़ाई करिए, नहीं तो ये जो CA एग्जाम है ये बहुत टफ हो गया है। पहले थोड़ा नॉर्मल था बट अभी बहुत टफ हो गया है। आपको अगर एग्जाम में क्लिक नहीं होगा प्रोविजन तो आप 100% कवर नहीं कर पाएंगे, आंसर नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपके दिमाग में हर एक प्रोविजन होना चाहिए। तो वहां पे आप क्वेश्चन देखें तो आपको आंसर आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। वहां पे मत सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं, क्वेश्चन देखेंगे तो आपका दिमाग में आंसर होना चाहिए। ऐसे ही आप रिवाइज करिए एंड उसको ही ऐसे ही पढ़िए। जब आपका क्लास चल रहा है उसी टाइम आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, जैसे हर एक कॉन्सेप्ट को हम 6 बार रिविजन करते हैं, मिनिमम 5-6 बार रिविजन करेंगे, मैक्सिमम तो 8-10 बार हो सकता है, बट मिनिमम 6 बार हम रिवाइज करेंगे। क्योंकि हम क्लास जब शुरू होता है 2 बार करेंगे, क्लास जब खत्म होगा 3 बार करेंगे, एंड आपका चैप्टर जब खत्म होगा उसको 1 बार रिवीजन पूरा चैप्टर करेंगे। तो मिनिमम 6 बार, मैक्सिमम 8-10 बार हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट एंड नया कुछ स्ट्रैटेजी के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।